क्रास्नोदार क्रीमिया में नोवोरोसियस्क नौसैनिक बंदरगाह इस समय रूस के लिए सब कुछ है। यह एकमात्र बंदरगाह है जिससे वह काला सागर और अजोव सागर के रास्ते तेल और अनाज बाकी दुनिया में भेज सकता है। काला सागर बेड़े का नया घर जब उसे क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह से बाहर निकाल दिया गया था। अगर नोवोरोसियस्क गिर जाता है तो यूक्रेन में रूस की नौसैनिक मौजूदगी का जो कुछ भी बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। यूक्रेन यह जानता है, उसने अभी अभी नोवोरोसियस्क पर जोरदार हमला किया है। नोवोरोसियस्क में विशाल आग के गोले ने वहां की महत्वपूर्ण संपत्तियों को मानचित्र से मिटा दिया है। यूक्रेन ने अभी अभी बंदरगाह को पंगु कर दिया और इसके साथ ही वह जीवन रेखा भी चली गई जो रूसी युद्ध मशीन के दिल को धड़काए हुए थी। पिछली रात यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने नोवोरोसिस्क में नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर एक अनूठा अभियान चलाया। काला सागर में रूसी बेड़े का आखिरी बड़ा गढ़ फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 12 अगस्त की एक एक्सपोस्ट में घोषणा की। यूक्रेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जेट से चलने वाले हवाई ड्रोन, मानव रहित समुद्री प्रणालियां और नेपच्यून मिसाइलों का झुंड सब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो गए। घाटों से लेकर वायु रक्षा ठिकानों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे तक सब कुछ तबाह कर दिया। नोवोरोसिस्क स्तब्ध है। नाविक और बंदरगाह कर्मचारी शायद ही यकीन कर पा रहे हैं कि यूक्रेन का हमला न केवल बंदरगाह की सुरक्षा को पार कर गया बल्कि उसने इतनी ज्यादा तबाही भी मचा दी। और यह दर्द सबसे ज्यादा उस चीज में महसूस किया जा रहा है जिसे पुतिन ने रूस के लिए युद्ध जिताने वाली ताकत समझा था, यानी काला सागर बेड़ा। उस बेड़े के लिए वह रात बहुत बुरी रही। यूक्रेन के लगातार रात भर चले हमले ने रूस के 4 युद्धपोतों को खेल से बाहर कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि रूस अब कभी भी इनका इस्तेमाल काला सागर में यूक्रेन को धमकाने या यूक्रेनी क्षेत्र में मिसाइल दागने के लिए नहीं कर पाएगा। यूक्रेन ने जिन जहाजों पर हमला किया उनमें प्रोजेक्ट 11356 के 2 फ्रीगेट शामिल थे। यूरोमाइडन प्रेस ने रिपोर्ट किया। एडमिरल एसेन और एडमिरल मकारोव, जो रूस द्वारा काला सागर बेड़े में शामिल किए गए सबसे नए मिसाइल क्रूजर में से हैं, यूक्रेन के हमलों के बाद जल रहे हैं। दोनों जहाज घातक हैं। ये कलिब्र क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम हैं, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। 450 किलोग्राम के वारहेड ले जा सकती है और माना जाता है कि ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये जहाज रूस की उस नौसैनिक रणनीति के लिए बेहद अहम है जिसे उसे काला सागर में अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन जहाजों को यूक्रेन से जितना हो सके उतना दूर रखा जाए और दूर से हमला किया जाए। यूक्रेन भी दूरी से हमला कर सकता है। उसने अभी अभी ये साबित कर दिया है और रूस के 2 सबसे बेहतरीन मिसाइल क्रूजर को अपनी ही दवा का कड़वा स्वाद चखना पड़ा है। ये दोनों क्रूजर ही वो इकलौते मिसाइल लॉन्च करने वाले जहाज नहीं हैं जिन पर यूक्रेन ने रात भर के हमले में वार किया। एक बायान एम छोटा मिसाइल जहाज भी हमले में डूब गया। ये जहाज भी कलिब्र क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। भले ही ये यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए 2 प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स जितना नया और चमकदार न हो, लेकिन पुतिन की मिसाइलों पर टिकी रणनीति के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और आखिर में एक अच्छे बोनस के तौर पर यूक्रेन ने वासिली बाइकॉव नामक गश्ती जहाज को भी निशाना बनाया, जिस पर यूक्रेन के ड्रोन पहले भी हमला कर चुके हैं। ये जहाज शायद 12 अगस्त की सुबह निशाना बनाए गए रूसी युद्धपोतों में सबसे महत्वपूर्ण न हो, लेकिन इस जहाज पर हमला होना ही ये संदेश मजबूत करता है जो यूक्रेन ने अभी अभी पुतिन के दिमाग में बैठा दिया है। काला सागर बेड़ा अब नोवोरोसिस्क में सुरक्षित नहीं है। इसे भूल जाइए। नोवोरोसिस्क खुद ही सुरक्षित नहीं है। जहाजों के अलावा वहाँ आग भी लगी है। वीडियो पहले ही टेलीग्राम और एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसे स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट्स साझा कर रहे हैं, जो असली सच्चाई दिखाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं कि जब रूस दावा करता है कि उसने यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है, तब असल में क्या होता है। एक्सेलोनोवा प्लस के पास नोवोरोसिस्क में यूक्रेन के हमले से लगी भीषण आग की तस्वीरें और वीडियो हैं। एक वीडियो में हमले को होते हुए दिखाया गया है जिसमें हम यूक्रेन के एक प्रक्षेप्य के निशाने पर लगने के बाद गूंजती हुई जोरदार धमाके की आवाज सुन सकते हैं। क्राइमियन विंड टेलीग्राम चैनल ने उपग्रह चित्रों का हवाला देते हुए आग की और रिपोर्टें दी हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने उस सैन्य बंदरगाह में आग लगा दी जहां काला सागर बेड़े के जहाज है। एक प्रशासनिक इमारत में और बंदरगाह पर शेस्कारिज ऑयल टर्मिनल बर्थ में भी आग लग गई। शायद वही तेल जो उस टर्मिनल में रखा था या वे टैंकर जो उस तेल को इकट्ठा कर रहे थे वही आग का ईंधन है जो अब भी रूस के सबसे महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह में जल रही है। जो नुकसान हुआ है वह क्रूर और जानबूझकर किया गया है। सिर्फ यही सभी सुर्खियां बटोरने के लिए काफी होता। हालांकि असली खास बात खुद हमला ही है। ये कोई सामान्य यूक्रेनी ड्रोन हमला नहीं था, इससे बहुत अलग था। जैसा कि जेलेंस्की ने खुद बताया, यूक्रेन ने नोवोरोसियस्क पर पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें 400 ड्रोन शामिल थे ताकि उसे नतीजे मिल सके। ये यूक्रेन द्वारा अब तक युद्ध में किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक था और ये देश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली समन्वित हमलों में गिना जाएगा। यूक्रेन ने अभी अभी रूस को उसकी कमजोर जगह पर चोट पहुंचाने के लिए हवाई और नौसैनिक शक्ति को मिलाकर हमला करने का अपना खुद का तरीका बना लिया है और हमें ठीक ठीक पता है कि उसने इसके लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए।
यूक्रेन का पोल्यानित्सिया रॉकेट ड्रोन इस अभियान का सुपरस्टार था। जेट से चलने वाला और 650 किलोमीटर तक यात्रा करने में सक्षम ये सिस्टम 100 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ 15 मीटर की ऊंचाई पर जमीन के करीब उड़ने के कारण इसे पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों से रोकना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन जानता था कि वो क्या कर रहा है जब उसने इस ड्रोन को तैनात किया, और यह सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि यह ड्रोन मिसाइल कितनी जोर से मार सकती है। पोल्यानित्सिया यूक्रेन में पारंपरिक रोटी का नाम है। नोवोरोसियस्क रूसी अनाज के लिए एक प्रमुख निर्यात बंदरगाह है। रोटी के जवाब में रोटी नोवोरोसियस्क राख में बदल गया। पोल्यानित्सिया उन 15 अलग अलग हथियार प्रणालियों में से एक निकला जिनमें से हर एक को यूक्रेन में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया था, और इन सभी का इस्तेमाल नोवोरोसियस्क पर रात भर की ब्लिट्ज में किया गया। कीव पोस्ट ने अपनी 13 अगस्त की रिपोर्ट में बाकी हथियारों का विवरण दिया है। पोल्यानित्सिया के साथ हवाई ड्रोन मोर्चे पर मिश, सिचेंग, ट्रस्ट, बोबर्ट, दोबुश, करियोक, रामजे, फायर पॉइंट और ल्यूची ड्रोन भी शामिल थे। रूस की वायु रक्षा को समझ ही नहीं आता कि सबसे पहले किसे निशाना बनाए, क्योंकि यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन प्रोजेक्ट्स का असली पैमाना दिखा दी और पुतिन को यह जता दिया कि वह देश जिसे कभी रूस पर हमला करने में असमर्थ समझा जाता था, अब कितनी दूर तक पहुंच चुका है। यूक्रेन ने पोल्यानित्सिया के अलावा भी अन्य ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड सिस्टम तैनात किए। उनमें से एक पेक्लो था। दिसंबर 2024 में पहली बार यूक्रेन की सेनाओं को दिया गया यह ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी अधिकतम गति भी 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार्स भी इसी तरह का है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। यह 50 से 100 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने में सक्षम है और यह टर्बोजेट इंजन की मदद से अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ता है। जैसे ड्रोन और ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड ही काफी नहीं थे, यूक्रेन ने अपनी लॉन्ग नेपच्यून मिसाइलें भी इस लड़ाई में भेज दी। यूनाइटेड 24 मीडिया द्वारा इसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल बताया गया है जिसे यूरोप आज भी नहीं बना सकता। अक्टूबर 2025 में लॉन्ग नेपच्यून या RK 360L, अगर आप तकनीकी रूप से बात करें तो यूक्रेन की नेपच्यून डी मिसाइलों का विस्तारित रेंज वाला संस्करण है। ये भी उन हवाई प्रक्षेपास्त्रों में सबसे घातक था जिन्हें यूक्रेन ने 12 अगस्त को रूस की ओर भेजा था। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम यह मिसाइल आसानी से नोवोरोसिस्क तक पहुंच सकती है। लॉन्ग नेपच्यून 260 किलोग्राम का वार हेड ले जाता है और माना जाता है कि इसमें वही गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल होता है जैसा कि स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों में होता है, जिन्हें यूके और फ्रांस ने यूक्रेन को भेजा है। यूक्रेन के शानदार तकनीकी दिमागों ने जरूर उन मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियर किया होगा और यह पता लगाया होगा कि कुछ वैसा ही कैसे विकसित किया जाए, बस ज्यादा रेंज के साथ। और आखिरकार समुद्री ड्रोन भी थे। रूस शायद कुख्यात सी बेबी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे यूक्रेन के सरगन और ममाई मानव रहित सतही पोत मिले। पहले वाले की विशिष्टताएं अभी भी गोपनीय हैं। हालांकि अप्रैल में यह अटकलें थीं कि यूक्रेन ने काला सागर में मशीन गन से लैस सरगन 3000 को उतार दिया है। हम जानते हैं कि इन ड्रोन में मिसाइलें भी लगाई जा सकती है, तो शायद यही नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन के कुछ ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार था। जब ड्रोन का काम है तो मिसाइल क्रूजर क्यों भेजे? हम मामाई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दिसंबर 2023 में मिलिटार्नी ने इस समुद्री ड्रोन को काला सागर में सबसे तेज चीज कहा था, क्योंकि यह लगभग 59 नॉट्स की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। अगर आप इसमें 450 किलोग्राम का वारहेड जोड़ दें तो आपको एक ऐसा ड्रोन मिलता है जो किसी भी चीज को पकड़ सकता है और जोरदार हमला कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रूस के क्षतिग्रस्त जहाज भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर काला सागर के उस इकलौते बंदरगाह में छिपे हुए ही हमला हुआ जिसे रूस सुरक्षित मानता था। नोवोरोसिस्क पर हमला इतना गंभीर था कि रूस शायद काला सागर बेड़े को फिर से सेवास्तोपोल भेजने पर विचार कर रहा है। यह कोई अच्छा विचार नहीं होगा। जब नोवोरोसिस्क नर्क की आग में घिरा हुआ था, उसी समय यूक्रेनी ड्रोन भी सेवास्तोपोल की ओर बढ़ रहे थे। शहर के क्रेमलिन द्वारा नियुक्त गवर्नर मिखाइल रजवोजायेव ने दावा किया कि 30 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि बंदरगाह शहर में जगह जगह आग लग गई थी। बाद में एक प्रावदा रिपोर्ट के अनुसार सेवास्तोपोल में बिजली गुल हो गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन के सभी ड्रोन मार गिराए नहीं गए थे। उनमें से कुछ ने बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया ताकि काला सागर बेड़े में बची हुई जहाजों को यह याद दिलाया जा सके कि अब जब नोवोरोसिस्क भी निशाने पर है तो उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची है। बिल्कुल, वे सेवास्तोपोल लौट सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की हवाई और नौसैनिक ताकत उन्हें वहां क्रीमिया के उस बंदरगाह में भी उतनी ही आसानी से, अगर उससे भी ज्यादा, ढूंढ सकती है। रजवोजायेव का बयान एकमात्र रूसी प्रतिक्रिया नहीं थी जो हमें उस रात के बाद मिली, जिसने काला सागर में पुतिन की बची खुची नौसैनिक ताकत को भी तोड़ दिया। क्रास्नोदार क्षेत्र के गवर्नर वेन्यामिन कोंद्रातेव ने बताया कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के सैकड़ों ड्रोन द्वारा किए गए बड़े हमले को नाकाम कर दिया। एक सेकंड रुको, क्या आपने उन्हें कैसे रोका? क्या आपने सच में उन पर मिसाइल क्रूजर और एक बंदरगाह दाग दिए? क्योंकि हम बस यही समझ सकते हैं कि जिन ड्रोन को कथित तौर पर नाकाम किया गया था, उन्हीं की वजह से उनमें आग लगी। शायद रूस की वायु रक्षा की समस्याएं वाकई इतनी गंभीर है
कोंद्रातियोव ने जलते हुए बंदरगाह या नष्ट हुए जहाजों का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने यह बताना पसंद किया कि रूस जिन प्रक्षेपास्त्रों को मार गिराने में सफल रहा, उनके मलबे 21 आवासीय इमारतों पर गिरे और कुछ हताहत हुए। यूक्रेन ने जानबूझकर उन लक्ष्यों पर हमला नहीं किया। रूस ने अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का जानबूझकर फैसला किया। रूस कहता है कि उसने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस नाकामी की कीमत आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। नोवोरोसियस्क कोई आम बंदरगाह नहीं है। ये काला सागर में रूस के लिए सब कुछ है। लेकिन इससे पहले कि हम और समझाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। याद रखें कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें। हम उस चीज से शुरू करेंगे जिसका हमने पहले भी कुछ बार जिक्र किया है। नोवोरोसियस्क अब काला सागर बेड़े का नया ठिकाना है। रूस कभी नहीं चाहता था कि यह बंदरगाह उसके युद्धपोतों की मेजबानी करे। उसे सेवास्तोपोल से नोवोरोसियस्क शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के एक विनाशकारी अभियान ने नष्ट कर दिया था, या फिर लगभग 1/3 फ्लीट को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे पुतिन ने सोचा था कि वह ब्लैक सी पर दबदबा बना सकती है। यूक्रेन द्वारा किए गए अधिकांश नुकसान 2023 के अंत तक हो चुके थे, जिससे काला सागर बेड़े के मुख्य परिचालन अड्डे के रूप में नोवोरोसियस्क जाने का फैसला लिया गया। 2024 और 2025 के दौरान युद्धपोतों ने वह किया जो उन्हें बनाने का मकसद नहीं था, यानी उसके ठीक उल्टा। वे यूक्रेन से जितना दूर जा सकते थे उतना दूर चले गए, जिससे 2025 के मध्य तक सेवास्तोपोल को ब्लैक सी फ्लीट ने लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था। नोवोरोसियस्क मजबूरी में चुना गया विकल्प था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, लेकिन ये व्यापारिक जहाजों के लिए बनाया गया है, युद्धपोतों के लिए नहीं। इसमें मरम्मत की कोई सुविधा नहीं है और इसमें ड्राई डॉक भी नहीं है। डिफेंस व्यू पॉइंट के अनुसार नोवोरोसियस्क भी खराब समुद्री परिस्थितियों की चपेट में रहता है, जिससे अपनी तरह की मरम्मत संबंधी समस्याएं पैदा होती है। फिर भी रूस के पास कोई विकल्प नहीं था। यूक्रेन के हमले से पहले रूस यहाँ तक कि सेवास्तोपोल में बची काला सागर बेड़े की कमान और नियंत्रण इकाइयों को नोवोरोसियस्क स्थानांतरित करने की योजना भी बना रहा था। यह जानकारी कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार है, जो कहता है कि हताश अधिकारियों को मूल रूप से अपने परिवारों के स्थानांतरण की व्यवस्था करने और उन संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिन्हें वे अपने तबादले से पहले अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इस सबका एकमात्र फायदा यह था कि नोवोरोसियस्क हालांकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच से बाहर तो नहीं था, लेकिन सेवास्तोपोल की तुलना में इसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था। क्रीमिया एक युद्ध क्षेत्र है और कुछ समय से ऐसा ही है। कम से कम नोवोरोसियस्क में ब्लैक सी फ्लीट पर इतने बड़े हमले की संभावना कम थी जिससे जहाज नष्ट हो जाए और पूरा बंदरगाह जलता हुआ छोड़ दिया जाए। खैर, ये रूस और उसके जर्जर बेड़े के लिए ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। अब नोवोरोसियस्क भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन की नई पीढ़ी के ड्रोन, मिसाइल और समुद्री मानव रहित जहाजों के लिए 300 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती। यह बंदरगाह अब दूर नहीं है। यूक्रेन को अपनी ताकत वहां तक पहुंचाने में बस थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और अब जब हमने देख लिया है कि नोवोरोसियस्क पर यूक्रेनी हमले कितने बड़े पैमाने पर हो सकते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यूक्रेन काला सागर में जीत रहा है। अब रूस के बेड़े के पास बस यही विकल्प बचा है कि वह अपनी घटी हुई मिसाइल क्रूजरों पर निर्भर रहे और दूर से हमले करे। और जब उन क्रूजरों में से कोई एक हमला झेलता है तो वह ऐसे बंदरगाह में होता है जहां उसे दोबारा चालू करने के लिए मरम्मत की सुविधाएं नहीं है। धीरे धीरे नोवोरोसियस्क रूस के काला सागर बेड़े का अंत बन सकता है, लेकिन जितना दर्दनाक यह पुतिन और उनके क्रेमलिन साथियों के लिए होगा, रूस को इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नोवोरोसियस्क मुख्य रूप से एक व्यापारिक बंदरगाह है और जब इस तरह का बंदरगाह जल रहा हो तो रूस अपनी तेल और अनाज बाकी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता, जिसका मतलब है कि क्रेमलिन के युद्ध कोष को बहुत सारा पैसा नहीं मिल पाता। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान नोवोरोसियस्क का इस्तेमाल अपनी शेडो फ्लीट के केंद्र के रूप में किया है। बेलेस्ट मार्केट्स 2024 के लिए बुनियादी आंकड़े पेश करता है, जिसमें बताया गया है कि नोवोरोसियस्क जहाज यातायात के आधार पर दुनिया का 77वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। 2024 में बंदरगाह पर लगभग 4478 जहाजों के आगमन की सूचना मिली, जिनमें से 1578 तेल टैंकर थे। आपको याद होगा कि हमने पहले शेजकारिज ऑयल टर्मिनल का जिक्र किया था। उस टर्मिनल को ध्यान में रखें क्योंकि वह अभी थोड़ी देर में महत्वपूर्ण होने वाला है। बेलास्ट मार्केट्स की रिपोर्ट के अनुसार नोवोरोसियस्क का मुख्य जिन्स कच्चा तेल है, जो सभी जहाजों के आगमन का 45% हिस्सा है। रिफाइंड पेट्रोलियम इसके बाद आता है, जो जहाजों के आगमन का 25% है। उसके बाद अनाज, कोयला और धातुएं आती है, जिनमें से प्रत्येक जहाजों के आगमन का 15% हिस्सा है। ये एक व्यापारिक बंदरगाह है और ये वह जगह है जहां दर्ज किए गए यातायात का 75% रूस के शैडो फ्लीट से आता है। हर साल अरबों डॉलर मूल्य की वस्तुएं नोवोरोसियस्क के माध्यम से गुजरती है। इस व्यापार से होने वाली आय पर क्रेमलिन टैक्स लगा सकता है और वह पैसा रूस के युद्ध प्रयासों में लगाया जाता है। अब शेजकारिस को याद रखें,
12 अगस्त को यूक्रेन द्वारा नष्ट किए गए ब्लैक सी फ्लीट के युद्धपोत के अलावा यह ऑयल टर्मिनल शायद रात भर की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान झेल चुका है। मिलिटार्नी रिपोर्ट करता है कि जिन आग की घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया था वे इस ऑयल टर्मिनल के आसपास के इलाके में दर्ज की जा रही हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन ने अभी अभी नोवोरोसिस्क के उस हिस्से को नष्ट कर दिया है जो प्रतिबंधित जहाजों पर अवैध तेल लादने के लिए समर्पित था। शेजकारिस टर्मिनल रूसी तेल कंपनी ट्रांसनेफ्ट की मुख्य तेल पाइपलाइनों का अंतिम बिंदु है और यह नोवोरोसिस्क के दो प्रमुख औद्योगिक स्थलों में से एक है। दूसरा ग्रोजोवाया है जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है। शेजकारिस की क्षमता सालाना 75 मिलियन टन है। साथ ही इसमें एक विशाल टैंक फार्म है जो 1.28 मिलियन घन मीटर तेल रख सकता है। अगर हमें दाव लगाना होता तो हम यही सुझाव देते कि इस समय नोवोरोसिस्क से उठती आग यूक्रेन द्वारा इस टैंक फार्म पर सीधे हमले करने के कारण लगी है और यह रूस के लिए एक समस्या है। जितना ज्यादा उसका तेल जलता है उतना ही कम पैसा वह युद्ध मशीन में लगा सकता है। शेजकारिस के बंद होने के साथ रूस के तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम व्यापार का 70% तक सचमुच धुएं में उड़ रहा है जब तक कि रूस आग बुझा नहीं लेता और मरम्मत नहीं कर लेता। लेकिन जैसे जैसे आप करीब से देखते हैं समस्या और भी गंभीर होती जाती है। तेल टर्मिनल के साथ साथ यूक्रेन के ड्रोन हमले ने नोवोरोसिस्क में 2 अनाज टर्मिनल भी बंद कर दिए हैं। ये रॉयटर्स के अनुसार है जिसकी रिपोर्ट है कि ये टर्मिनल रूस के सबसे बड़े टर्मिनलों में से हैं। इनमें से एक की क्षमता 8.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है, एक गुमनाम सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया और इसे यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों द्वारा किए गए नुकसान की जांच लंबित रहने तक अपने संचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरा टर्मिनल हर साल 7.1 मिलियन टन अनाज संभालता है और नुकसान के कारण इसे भी अपने संचालन को निलंबित करना पड़ा है। यह एक पाइपलाइन है जो रूस के कुल 15.6 मिलियन टन अनाज निर्यात को संभालती है जिसे अभी अभी बंद कर दिया गया है, वो भी एक ही रात में। तो 11 अगस्त की रात और 12 अगस्त की सुबह जो हमने देखा वो यूक्रेन के सबसे प्रभावशाली हमलों में से एक था। कई कारणों से 15 अलग अलग हथियार प्रणालियों के बीच जिस स्तर का तालमेल था वो हैरान कर देने वाला है। यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा दिखाया, हालांकि निश्चित रूप से सब कुछ नहीं दिखाया और उसने ये ऐसे तरीके से किया जिससे रूस को एक धमाकेदार संदेश भी मिला और यूक्रेन की समन्वित लंबी दूरी की हमले करने की बढ़ती क्षमता भी उजागर हुई। फिर बात आती है कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया। काला सागर बेड़ा और भी कमजोर हो गया है जिससे यूक्रेन का काला सागर पर नियंत्रण का दावा और मजबूत हुआ है। लेकिन इसके अलावा इस हमले की एक दूसरी परत भी है, एक ऐसी परत जिसने शायद रूस को पहले ही लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है और ये तो सिर्फ न्यूनतम अनुमान है। तेल जल चुका है, अनाज और तेल टर्मिनल नुकसान और आग की वजह से बंद कर दिए गए हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली उसके सबसे महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह पर इनमें से किसी को भी रोक नहीं पाई। नोवोरोसिस्क को अब एक लक्ष्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है और यूक्रेन लगातार दूर के लक्ष्यों को मारने में और बेहतर होता जा रहा है। रूस आग बुझा देगा, वो मरम्मत भी कर लेगा, लेकिन उसे यह भी पता होगा कि अगर यूक्रेन ने इसी तरह का हमला दोहराने का फैसला किया तो उसकी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो सकती है। अब लक्ष्य यह है कि नोवोरोसिस्क को रूस के लिए उतना ही बेकार बना दिया जाए जितना सेवास्तोपोल हो चुका है। यूक्रेन के पास वह हवाई और नौसैनिक विकल्प हैं जिनसे यह मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कभी सुरक्षित रहा यह बंदरगाह अब रूस की ताजा संपत्ति बन गया है जिसे उस जंग में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में पुतिन ने वादा किया था कि वह कभी यूक्रेन की सीमा पार नहीं करेगी। पुतिन की रूस के महान रक्षक के रूप में छवि एक बार फिर से नुकसान पहुंची है। यूक्रेन लगातार वाइल्डबेरीज को निशाना बनाता जा रहा है। रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के गोदाम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार जल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन उन पर ड्रोन की बारिश कर रहा है। कंपनी के सीईओ बहुत गुस्से में हैं। वे रूसी उद्यमी जो अपने कारोबार के लिए वाइल्डबेरीज पर निर्भर हैं और वे ग्राहक जो साइट से खरीदारी करते हैं वे और भी ज्यादा गुस्से में हैं। लेकिन पुतिन की बात करें तो वे चिंतित हैं और उन्हें होना भी चाहिए। इसकी वजह यह है कि वाइल्डबेरीज पर यूक्रेन के हमले सिर्फ रूस की सबसे बड़ी घरेलू ई कॉमर्स कंपनियों में से एक को तोड़ने के बारे में नहीं है, बात इससे कहीं गहरी है। ये हमले ऐसी चीज की शुरुआत है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, रूसी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से पतन। हम सबसे पहले रियाजान की ओर चलते हैं। इस शहर में जो रूसी राजधानी मॉस्को से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है, वाइल्डबेरीज का 5वां सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब स्थित है। यह हमें कहना चाहिए था, अब वह वहां नहीं है। ये हब जो एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है जिसे अक्सर रूस के अमेज़न के रूप में जाना जाता है, एक विनाशकारी यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद खंडहर में तब्दील हो गया है जिसने इसे टुकड़ों में बांट दिया। हमले के बाद गोदाम के ऊपर काला धुआं उठने लगा। हमला इतना जबरदस्त था कि उसने इमारत की छत को भी फाड़ दिया और पास की एक तेल रिफाइनरी में भी आग लगा दी। आपातकालीन निकासी शुरू कर दी गई।
वाइल्ड बेरीज के कर्मचारियों को निकाला गया और कुछ हताहतों की भी खबर आई। लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी खबर ये थी कि इससे वाइल्ड बेरीज को लाखों शायद अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस हमले को एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनाकर अंजाम दिया गया था ताकि उस ग्रे मार्केट की दिग्गज कंपनी को पंगु किया जा सके जो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था में उतनी बड़ी भूमिका निभाती है जितनी पुतिन कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। रियाजान में जो हुआ वैसा ही पूरे रूस में हो रहा है। वाइल्ड बेरीज के केंद्र हर तरफ धड़ाधड़ तबाह हो रहे हैं। संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन नतीजे एक जैसे हैं। 2 अगस्त को टेक्नोलॉजी.org ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के 25 रूसी गोदामों में से 11 पर सफलतापूर्वक हमला किया है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने यह संख्या 12 बताई, शायद इसलिए क्योंकि उसने 3 अगस्त को रूस के व्लादिमीर क्षेत्र में एक सुविधा पर हुए हमले को भी गिना जो टेक्नोलॉजी.org के लेख के बाद हुआ था। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने यह भी कहा कि व्लादिमीर पर हुए इस हमले का मतलब है कि यूक्रेन ने कंपनी के 15 सबसे बड़े गोदामों में से 12 पर हमला किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन सबसे बड़ी सुविधाओं को पहले निशाना बनाने की रणनीति अपना रहा है, फिर वह बाकी बची सुविधाओं की ओर बढ़ेगा। असल में वह पहले से ही ऐसा कर रहा है। 4 अगस्त को एक और हमला हुआ। इस बार यूक्रेन के ड्रोन ने 2 वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस को निशाना बनाया। साथ ही कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा माने जाने वाले मास्को के पास एक अन्य लॉजिस्टिकल साइट पर भी हमला किया। इस बार यूक्रेन ने ट्वेर और सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्रों में वेयरहाउस पर हमला किया। दूसरा हमला व्लादिमीर पुतिन को वाकई हिला देगा। सेंट पीटर्सबर्ग उनका गृह नगर है। ये रूसी ताज के गहनों में से एक है और इसे पूरे देश के सबसे अच्छी तरह संरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। 4 अगस्त को इन सब का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शहर के वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस की सुरक्षा के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। और जब हम ये वीडियो बना ही रहे थे तब भी और हमले हो रहे थे। 5 अगस्त को तातारस्तान और तुला में वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमलों की खबरें आई और नतीजे वही थे जो हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। भयंकर आग, धुएं के गुबार और अनगिनत सामान जो वाइल्ड बेरीज के जरिए बिकने वाले थे वे सब नष्ट हो गए। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक यूक्रेन शायद और भी हमले कर चुका होगा। हुए नुकसान का अभी भी आकलन किया जा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि हर दिन और गोदाम जलने के साथ ये बदलता रहता है। 4 अगस्त को AA ने अनुमान जताया कि वाइल्ड बेरीज विक्रेताओं को संभावित नुकसान पहले ही 3.5 अरब डॉलर तक हो सकता है, जिसमें से वाइल्ड बेरीज ने विक्रेताओं को कुछ भी वापस नहीं किया है। कंपनी ने मुआवजे के तौर पर लगभग 5 लाख डॉलर खर्च किए हैं। हालांकि यह पैसा उन परिवारों को भेजा गया है जिनके सदस्य यूक्रेन के हमलों में घायल या मारे गए हैं। पीड़ितों का उल्लेख एक संभावित नैतिक रूप से धुंधला मामला को सामने लाता है। रूस ये तर्क देगा कि वाइल्ड बेरीज पर हमलों में नागरिक मारे जा रहे हैं। यही तर्क वाइल्ड बेरीज की CEO, रूस की सबसे अमीर महिला और पुतिन समर्थक तातियाना किम ने भी रखा है। एक बयान में जो यूक्रेन से रुकने की एक हताश अपील जितना ही इन हमलों की निंदा भी है। किम ने घोषणा की, हम पर हमला करते समय आतंकवादी अपने असली इरादों को छुपाते हैं और हम पर कथित रूप से सैन्य सामान बेचने का आरोप लगाते हैं। लेकिन आप किसी भी वैश्विक मार्केटप्लेस जैसे अमेज़न या अलीबाबा पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। आतंकवादियों की हरकतों में कोई तर्क, सामान्य समझ या विवेक नहीं है और हो भी नहीं सकता। उस बयान के बारे में कुछ बातें। किम, जब बात सैन्य सामान बेचने की आती है तो इसमें कुछ भी कथित नहीं है। वाइल्ड बेरीज ऐसा करती है, ये सालों से कर रही है और हम आपको अभी दिखाएंगे कि ये मामला कितना गहरा है। लेकिन वैश्विक बाजारों का हवाला देना और यह कहना कि यूक्रेन के हमलों में कोई तर्क नहीं है, ये सबसे हास्यास्पद बयान है। किम अमेज़न और अलीबाबा के बारे में जितना चाहे बात कर सकती है, लेकिन वो आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर देती है कि इन दोनों की रूस में कोई मौजूदगी नहीं है और वे चाहे जो भी बेचे, दोनों ही पुतिन के यूक्रेन पर हमले के प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक तर्क की बात है तो असल में इसका उल्टा है, इसमें पूरा तर्क है। रूस के अर्थशास्त्री आपको ये बता सकते हैं और हम भी यही कहेंगे। अब आइए वापस आते हैं उस पूरे कथित सैन्य सामान बेचने के मुद्दे पर जिसका कीव ने जिक्र किया है। कीव पोस्ट ने एक दिलचस्प खुलासा किया कि वाइल्ड बेरीज क्या बेचता है, ठीक उसी समय जब यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज पर अपने हमले शुरू किए थे। उन हमलों से पहले आप ड्रोन शब्द टाइप करते और वाइल्ड बेरीज पर आपको ड्रोन का बहुत बड़ा चयन मिल जाता, जिसमें मैविक 3 और मैविक 4 ड्रोन भी शामिल थे जिन्हें आसानी से FPV स्ट्राइक ड्रोन में बदला जा सकता है। आपको बहुत सारे क्वाडकॉप्टर भी मिल जाते थे जिन्हें FPV के रूप में लेबल किया गया था, जो साफ तौर पर उन सैनिकों के लिए संकेत था जो मोर्चे पर इन तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा और गहराई से खोजने पर इन ड्रोन के लिए पेलोड पकड़कर रखने और बम छोड़ने वाले तंत्र भी मिल जाते थे जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटो पार्ट्स जैसी साधारण श्रेणियों में छुपा दिए जाते थे। और वाइल्ड बेरीज के कपड़ों वाले सेक्शन में आपको टेक्टिकल गियर जैसे चेस्ट ट्रिक ढूंढने के लिए ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ती थी, जिन्हें बॉडी आर्मर के ऊपर पहना जाता है और राइफल के मैगजीन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइल्ड बेरीज पर तो विशेष सैन्य अभियान के लिए भी एक अलग श्रेणी थी। जैसा कि हमने कहा, वाइल्ड बेरीज क्या बेचता है,
इस बारे में यूक्रेन का दावा महज आरोप नहीं है। हालांकि हमने उस छोटे से हिस्से में भूतकाल का इस्तेमाल एक वजह से किया था। वाइल्ड बेरीज अपनी ऑनलाइन स्टोर फ्रंट से इन वस्तुओं के किसी भी निशान को हटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। संभवतः किम के इस दावे को मजबूत करने के लिए कि यूक्रेन का आरोप है कि सैन्य उपकरण बेचे जाते हैं, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। 26 जुलाई को कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि वाइल्ड बेरीज पर बिकने वाले सैन्य सामानों को सर्च रिजल्ट्स में छुपाया जा रहा है। ये सामान तकनीकी रूप से अभी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन वाइल्ड बेरीज ग्राहकों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे वे वहाँ नहीं है। विशेष रूप से वाइल्ड बेरीज ने SVO जैसे सर्च शब्दों के परिणाम छुपाने शुरू कर दिए हैं, जो कि विशेष सैन्य अभियान के लिए रूसी संक्षिप्त रूप है। ये एक कमजोर कोशिश है ये छुपाने की कि इस प्लेटफॉर्म ने पहले क्या बेचा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो अब भी बेच रहा है। मॉस्को टाइम्स के अनुसार यूक्रेन के हमलों से पहले SVO के लिए सब कुछ खोजने पर 2 लाख से अधिक परिणाम मिलते थे। अब कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य। लेकिन इसमें एक पेच है। वाइल्ड बेरीज ने असल में सिर्फ SVO संक्षिप्त नाम को ब्लैकलिस्ट किया है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार इन तरह की खोजों के लिए जो भी उत्पाद सामने आते थे वे सभी वाइल्ड बेरीज पर अब भी उपलब्ध है। आपको बस उन्हें खोजने के लिए अलग अलग सर्च शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। इस आउटलेट का कहना है कि एक रूसी मीडिया स्रोत जिसका नाम बुक्ताक है, उसने ये साबित किया है कि अन्य कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके SVO में टेस्ट किए गए हेलमेट्स को ढूंढा जा सकता है, पर SVO की ब्लैकलिस्टिंग भी ठीक से काम नहीं करती। SVO सामान, SVO सप्लाईज और SVO एक्सेसरीज के लिए सर्च करने पर अभी भी रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर किम का मकसद अपनी इस दलील को मजबूत करना है कि वाइल्ड बेरीज पर हुए हमलों का कोई सैन्य उद्देश्य नहीं है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सैन्य उत्पादों को छुपाने की इस बिना सोची समझी कोशिश के साथ इसमें अच्छा काम नहीं कर रही है। वे अभी भी वही है, उन्हें पहले की तरह ही ढूंढा और खरीदा जा सकता है। हाँ, उनमें से कुछ को ही। जो बहुत सारी चीजें बिक रही थी वे अब गोदामों के खंडहरों में राख बन चुकी है, और ये सब यूक्रेन के हमलों की वजह से हुआ है। हम साफ तौर पर यूक्रेन के वाइल्ड बेरीज पर हमलों के पीछे एक सैन्य उद्देश्य देखते हैं, जो तुरंत ही किम के इस दावे का खंडन करता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई तर्क नहीं है। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है, लगभग इस हद तक कि सैन्य उपकरणों को बाजार से हटाना मुख्य उद्देश्य नहीं बल्कि एक बोनस जैसा है। यूक्रेन के लिए असली लक्ष्य यह है कि इन हमलों ने रूस में क्या प्रतिक्रिया पैदा की है। आर्थिक नुकसान वही है जो यूक्रेन चाहता है, और सच कहूं तो उसने वह नुकसान हासिल भी कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं और यह बताएं कि वाइल्ड बेरीज पर हमले क्रेमलिन के लिए सब कुछ कैसे बदल देते हैं, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और वीडियो देख सके। वाइल्ड बेरीज रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। यह निश्चित रूप से क्रेमलिन जितना मानना चाहेगा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि यह अमेज़न का रूसी संस्करण है, और अमेज़न की तरह वाइल्ड बेरीज मूल रूप से हजारों व्यापार मालिकों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है, जो सभी अपनी बिक्री के लिए इस प्लेटफॉर्म और अपने ग्राहकों द्वारा खरीदे गए उत्पादों का भंडारण और उन्हें भेजने के लिए गोदामों पर निर्भर करते हैं। वाइल्ड बेरीज सिर्फ एक ऑनलाइन रिटेलर नहीं है, यह एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है जिस पर रूसी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। 29 जुलाई तक यूक्रेन के हमलों में कंपनी के लगभग 10% गोदाम क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही उस जगह में रखा गया स्टॉक भी नष्ट हो गया है। अब ये प्रतिशत और भी ज्यादा होगा क्योंकि यूक्रेन के लगातार हमले जारी है। विक्रेता पहले ही टूट रहे हैं क्योंकि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। एक विक्रेता ने BBC को बताया कि उसने लगभग $13,000 का स्टॉक खो दिया है, और एक अन्य ने कहा, हम तो पहले ही हर तरफ से बुरी तरह फंस चुके हैं। वाइल्ड बेरीज अपने मुख्य प्रतिद्वंदी ओजोन के साथ रूस की आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी के 90% तक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई छोटा व्यवसाय नहीं है जिसे यूक्रेन निशाना बना रहा है। रूस में कई लोगों के लिए वाइल्ड बेरीज सब कुछ है। यही उनकी आय का स्रोत है। यही से वे अपने कपड़े और घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदते हैं, और ऐसे युद्ध में जो अचानक उनके दरवाजे तक आ पहुंचा है, यह उनकी एक अहम जीवन रेखा है। और यही बात महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्तर पर यह आर्थिक दर्द कोई संयोग नहीं है, यूक्रेन इसे पहुंचाना चाहता है। रूस के विपरीत यूक्रेन अपने ड्रोन हमलों से आम नागरिकों को सीधे निशाना नहीं बनाता। वो जो कर सकता है वो है उन सैन्य रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना जिनका इस्तेमाल आम नागरिक भी करते हैं, और वाइल्ड बेरीज इसी श्रेणी में आता है। ये यूक्रेन है जो युद्ध को वापस रूस के भीतर ले जा रहा है, और ये एक बेहद प्रभावी तरीका है। रूसी अर्थव्यवस्था के एक मुख्य आधार को नुकसान पहुंचाए और उस आधार पर निर्भर लोग नाराज हो जाते हैं, शायद इतने नाराज कि वे पुतिन से उनकी पागलपन भरी जंग खत्म करने की मांग करें। अब जब इतने सारे वाइल्ड बेरीज गोदाम जल रहे हैं तो विक्रेताओं को भारी नुकसान हो रहा है। हमने पहले ही $3.5 अरब के नष्ट हुए माल का जिक्र किया है। ये जाहिर है कि इससे वाइल्ड बेरीज को नुकसान होगा, लेकिन ये $3.5 अरब की रकम है जो प्लेटफॉर्म के विक्रेता नहीं कमा पाएंगे, जिसका मतलब है कि ये $3.5 अरब की रकम है। यह रकम ऐसे कामों में खर्च हो सकती थी जैसे कि व्यवसाय बनाना, कर्मचारियों को रखना, या उन रूसियों के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना जो अपनी आजीविका के लिए वाइल्ड बेरीज पर निर्भर थे। मेदुजा के अनुसार वाइल्ड बेरीज ने हाल ही में अपने विक्रेताओं को कुछ मुआवजा देना शुरू किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। केवल छोटी कंपनियों और व्यक्तिगत उद्यमियों को ही कंपनी से कुछ मिला है, और जो उन्हें मिला है वह उनके खोए हुए उत्पादों के मूल्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सहायता का वादा लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है।
और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रूस के कई छोटे व्यवसाय नकदी प्रवाह की समस्या के कारण बंद होने वाले हैं। जहां तक खरीदारों की बात है, हम और क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि मांग और आपूर्ति के नियम बहुत कठोर होते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर अमेज़न की कई वेयरहाउस आग में जल जाएं और सारा स्टॉक भी नष्ट हो जाए, सप्लाई एकदम से गिर जाएगी और अचानक वह $10 का टॉप जिसे आप खरीदने वाले थे उसकी कीमत $20 हो जाएगी। यह बुनियादी मांग और आपूर्ति की अर्थव्यवस्था है। और जो रूसी लोग वाइल्ड बेरीज का इस्तेमाल करते हैं, वे पहले से ही यूक्रेन के हमलों का असर अपनी जेब पर महसूस कर रहे हैं। 1 अगस्त की एक रिपोर्ट में कीव पोस्ट ने खुलासा किया कि वाइल्ड बेरीज पर दाम 10 से 30% तक बढ़ गए हैं। ये महंगाई बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है और जैसे जैसे वाइल्ड बेरीज की और जगह यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तबाह होंगी, हालात और भी खराब होते जाएंगे। जो कंपनियां वाइल्ड बेरीज के जरिए सामान बेचती है, वे बढ़ती लागत को कवर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें छूट रद्द करना और सस्ती डिलीवरी विकल्प चुनना भी शामिल है। यूक्रेन ने यहाँ जो खोजा है वो शायद अब तक की पूरी जंग का सबसे अप्रत्याशित दबाव बिंदुओं में से एक है। यूक्रेन का लक्ष्य रूस को आर्थिक रूप से पंगु बनाना है ताकि पुतिन अपनी घुसपैठ के लिए फंड न जुटा सके। वाइल्ड बेरीज को अब तक छुआ भी नहीं गया था, लेकिन हम जल्दी ही यह जान रहे हैं कि ये हमले रूस की आर्थिक तबाही का दरवाजा खोलने वाली चाबी साबित हो सकते हैं। DW न्यूज बताता है कि वाइल्ड बेरीज रूसी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए एक चोक पॉइंट है। ये एक ऐसी कंपनी भी है जिस पर $10 अरब का कर्ज है और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर सकती है क्योंकि उसे रूस के सरकारी बैंकों का समर्थन प्राप्त है। यहीं पर हम पुतिन के युद्ध कोष से इसका संबंध बनते हुए देखते हैं। अगर पुतिन वाइल्ड बेरीज को चालू रखना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का उनके लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर है, तो उन्हें बैंकों से कहना पड़ेगा कि वे इस कंपनी को बचाए। वह पैसा कहीं न कहीं से आना ही होगा और ये वही स्रोत होंगे जिन पर रूस युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए निर्भर करता है। और अगर पुतिन वाइल्ड बेरीज की मदद सरकारी फंड से नहीं करते, तो वे आर्थिक तबाही का डोमिनो असर शुरू करने का जोखिम उठाते हैं। वाइल्ड बेरीज ढह जाएगी, इसके कई विक्रेताओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय भी उसी रास्ते पर चलेंगे और उपभोक्ता जो पहले से ही आपूर्ति और मांग की समस्याओं से जूझ रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सभी विकल्प अपने दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों में से एक धूल में मिल गया है। ये पुतिन के लिए एक हर हाल में नुकसान की स्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने योजना बनाई थी। ऐसा लगता है कि पुतिन और उनकी राज्य संचालित बैंकिंग प्रणाली ने पहले ही अपना सामूहिक फैसला कर लिया है। 29 जुलाई की एक रिपोर्ट CNBC ने खुलासा किया कि क्रेमलिन ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि उसे शायद वाइल्ड बेरीज को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जबकि ये हमले जारी है और यह कि राज्य नियंत्रित बैंक VTB संभवतः उस बचाव कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो अनिवार्य रूप से रूसी करदाताओं की कीमत पर लागू किया जाएगा। अन्य बैंक जैसे कि स्पेयर बैंक वाइल्ड बेरीज निवेशकों के लिए ऋण पुनर्गठन कार्यक्रमों की घोषणा की है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर और गोदामों का नुकसान हुआ तो इससे दिवालियापन की लहर आ सकती है। इससे बैंक बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उसने वाइल्ड बेरीज विक्रेताओं को जो हजारों ऋण स्वीकृत किए हैं उन पर उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। 4 अगस्त की एक रिपोर्ट में ग्लोबल डेटा ने जोड़ा कि अब क्रेमलिन भी विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए कार्यक्रमों पर विचार कर रहा है, संभवतः उन्हीं कारणों से जिनकी वजह से स्पेयर बैंक ऐसा कर रहा है। कई विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। विक्रेताओं को ऋण चुकौती 1 साल तक स्थगित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो हमें पूरा यकीन है कि रूस के बैंकों को बहुत पसंद आएगा। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, पुनर्गठन भी है। साथ ही राज्य समर्थित माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी वाले कार्यशील पूंजी ऋण भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिन विक्रेताओं के पास पहले से ही ऋण चुकाने की क्षमता नहीं है, उनके ऊपर और भी ऋण लादे जा रहे हैं। क्रेमलिन समाधान खोजने के लिए हाथ पांव मार रहा है और हर गुजरता दिन स्थिति को और भी खराब बना रहा है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध में एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा खुद रूस के भीतर ही सीमित है। ये देश की लॉजिस्टिक्स पर हमला है, ये सैन्य उपकरणों का विनाश है, साथ ही विक्रेताओं, खरीदारों और बैंकों पर डाला जा रहा आर्थिक दबाव भी है। यूक्रेन द्वारा किया गया हर हमला केवल खोए हुए सामान और पुनर्निर्माण से जुड़ी लागत ही नहीं लाता। वाइल्ड बेरीज और खुद रूस अगर राज्य समर्थित समाधान लागू होते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि बढ़ी हुई व्यापार संचालन लागत से कैसे निपटा जाए। कैश फ्लो की समस्याओं के कारण लोन सर्विसिंग और वे विक्रेता जो वाइल्ड बेरीज के साथ इतना नुकसान उठाने के बाद अन्य प्लेटफॉर्मों पर जा सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये एक डोमिनो प्रभाव है। अगर वाइल्ड बेरीज गिरता है तो वो रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। इस सब के पीछे महंगाई के जोखिम हैं जो पहले से ही सामने आने लगे हैं। RBC यूक्रेन यह भी बताता है कि वाइल्ड बेरीज विक्रेता का मध्यिका राजस्व केवल $7,500 है, जिसका मतलब है कि उनके पास आर्थिक रूप से ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 1 या 2 हफ्ते के झटके ही इन छोटे व्यापारियों को नकारात्मक नकदी प्रवाह की स्थिति में धकेलने के लिए काफी है, और ऐसा अभी हो रहा है। ये सब रूस के लिए इससे बुरे समय पर नहीं हो सकता था, जो पहले से ही एक कठिन आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, जो यह दिखाता है कि पुतिन ने देश की अर्थव्यवस्था को सैन्य औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके कितना बड़ा गलती की थी। 13 जुलाई की एक रिपोर्ट में वाइल्ड बेरीज पर हमले शुरू होने से पहले फोर्ब्स ने रूस की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बताया था जो धीरे धीरे डूब रही है। इस बात पर बहस करना मुश्किल है। 2026 में रूस खुद भविष्यवाणी करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था केवल 0.4% ही बढ़ेगी,
जो देश को मंदी के कगार पर ले आता है। यह भी एक आशावादी अनुमान है। फोर्ब्स का कहना है कि पुतिन का युद्ध 2026 में कम से कम 28 अरब डॉलर बजट से अधिक खर्च करेगा और ये आंकड़ा 2027 और 2028 में और 54 अरब डॉलर और बढ़ जाएगा। 2026 में रूस की हालत जितनी खराब हो सकती थी उससे और बुरी नहीं होने का एकमात्र कारण यह है कि ईरान में युद्ध के कारण तेल की कीमतों पर असर पड़ता है, जिससे रूस को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बिना रूस और भी ज्यादा आर्थिक संकट में होता। वाइल्ड बेरीज को खोना या इसे समर्थन देने के लिए अरबों खर्च करना इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। क्या सिर्फ वाइल्ड बेरीज के गोदामों का नष्ट होना रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु करने के लिए काफी होगा? नहीं, लेकिन यह रणनीति भी उस पहेली का एक और हिस्सा है जिसे यूक्रेन ने अपनी जगह पर फिट कर दिया है। तो अगर किम इस सब के पीछे का तर्क ढूंढ रही है तो उन्होंने अभी उसे पा लिया है। वाइल्ड बेरीज उन सभी कारणों से निशाने पर है जिन्हें हमने अभी समझाया। किम पुतिन के साथ मिल गई थी, अब वह उठी हैं और देख रही हैं कि उनकी कंपनी के गोदाम ड्रोन के आकार के विस्फोटक पिस्सों से ढक गए हैं। एक समय की बात है, एक पागल रूसी नेता थे जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन था। इतिहास में नाम दर्ज कराने की अपनी चाहत में डूबे हुए और ये जानते हुए कि जैसे जैसे वो अपनी 70 की उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, मौत का साया और करीब आता जा रहा है, उस आदमी ने एक आक्रमण शुरू कर दिया। ये अच्छा नहीं रहा, अब भी अच्छा नहीं चल रहा है। अपनी सनक की सजा के तौर पर उस नेता के दुश्मनों ने ऐसे ड्रोन छोड़ दिए जो रूस के अंदर तक उड़कर सब कुछ तबाह कर देते हैं जो वे देखते हैं। 40 दिन और 40 रात तक ड्रोन उड़ते रहे। रूस पर लगातार हमला होता रहा। 1 महीने और कुछ दिनों की इस नरक जैसी स्थिति में 100 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और उस पागल नेता की बात करें तो उसे अब तक की सबसे बेहतरीन सोने से पहले की कहानी सुनाई गई। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने आक्रामक राज्य के खिलाफ सेवा के लिए 40 दिन का प्रभाव अभियान मंजूर किया, जिसका उद्देश्य उसे युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना था। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 25 जून को घोषणा की। उस अभियान का एक स्पष्ट उद्देश्य था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए प्रभाव डाला जाएगा और यह प्रभाव सैकड़ों ड्रोन के रूप में आएगा, जिन्हें रूस कब्जे वाले क्षेत्रों और मोर्चे की अग्रिम पंक्तियों में महत्वपूर्ण ठिकानों पर निशाना बनाकर छोड़ा जाएगा। लक्ष्य स्पष्ट था, रूस को उस युद्ध का दर्द महसूस कराना था जिसे उसने शुरू किया था। यूक्रेन की 40 दिन की मारक शक्ति से रूस को इतना कष्ट झेलना पड़े कि पुतिन के पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई विकल्प न बचे। 40 दिन का अभियान अब खत्म हो चुका है और भले ही इसका मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है और यूक्रेन का इस पर कुछ कहना है, लेकिन इसने ज़ेलेंस्की के सबसे अहम वादे को पूरा किया है। हजारों रूसी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। आंकड़े सामने आ गए हैं और ये पुतिन के लिए अब तक की सबसे बुरी सोने से पहले की कहानी बन गए हैं। अपने अभियान के दौरान यूक्रेन ने रूस और कब्जे वाले इलाकों के अंदर रणनीतिक लक्ष्यों पर 100 से ज्यादा हमले करने में कामयाबी हासिल की। विविधता काबिले तारीफ थी। तेल रिफाइनरियों को, जैसा कि अक्सर होता रहा है, निशाना बनाया गया, लेकिन इस बार उन पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हमला हुआ। यूक्रेन के ड्रोन एयरबेस, एयर डिफेंस, युद्धपोत, टैंकर, लॉजिस्टिक सेंटर और सैन्य औद्योगिक संयंत्रों तक पहुंचे। काइनेटिक प्रतिबंध दूर दूर तक बरसे, रिकॉर्ड तोड़े गए और शैडो फ्लीट टैंकरों को क्रीमिया के चारों ओर फैले समुद्र की गहराइयों में भेज दिया गया और मोर्चे पर और उसके पास के इलाकों में रूस के लिए हालात और भी खराब हो गए। यूक्रेन के ड्रोन ने मोर्चे पर 21,000 से ज्यादा लक्ष्यों को तबाह कर दिया और 40 दिनों में लगभग 5,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 125 सैनिक मारे गए और कई और घायल भी हुए। सैनिकों की तरह ही उपकरण भी आसानी से नष्ट कर दिए गए। हम इस अभियान की कुछ मुख्य झलकियों को अभी थोड़ी देर में आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन यूनाइटेड 24 मीडिया शुरुआत के लिए बहुत कुछ पेश करता है। यूक्रेन के 40 दिन के ब्लिट्स में 124 तोपखाने प्रणालियां नष्ट कर दी गई। रूस ने 63 बख्तरबंद वाहन, 24 टैंक और 22 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम खो दिए। रूस के 14 विमान और हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ड्रोन हमले में गिरा दिए गए और उन 40 एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी यही हाल हुआ जिन्हें ये सब होने से रोकना था। और जब बात रूस के ड्रोन की आई तो यूक्रेन ने आग का जवाब आग से कुछ इस तरह दिया जैसा पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था। अभियान के अंत तक रूस के 11,000 से ज्यादा ड्रोन और जमीन पर चलने वाले रोबोट राख में बदल चुके थे। साथ ही उन ड्रोन को कंट्रोल करने वाली 12 टीमें भी खत्म हो गई थीं। रूस के लिए यह लगातार हमला जैसा महसूस हुआ होगा, जैसे हाइड्रा के सिर काटना। एक गिरता था तो उसकी जगह 2 और आ जाते थे। लेकिन हमने हाइलाइट्स की बात की थी, तो चलिए 40 दिन के उस अभियान के कुछ खास पलों पर नजर डालते हैं जो रूस के लिए दर्द से भरा हुआ था। सबसे पहले हम ओम्स्क चलते हैं। ये बस्ती जो साइबेरिया में बसी हुई है, यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच से बहुत दूर मानी जाती थी। यूक्रेन से 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर यह शहर सुरक्षित था। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के लिए ये एकदम सही जगह थी। जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन से ओम्स्क पर हमला किया। शहर की रिफाइनरी जो अब तक पहुंच से बाहर थी, उस पर जोरदार हमला हुआ। मौके से आई तस्वीरों में इस अहम सुविधा से उठती आग और धुआं दिख रहा है। यूक्रेन के ड्रोन ने अब तक की सारी दूरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए।
वे रूस के इतने अंदर तक उड़ गए कि कजाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंच गए। यूक्रेन ने इस रिफाइनरी को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया कि इससे यह संदेश जाए कि अब रूस में कोई भी महत्वपूर्ण सुविधा सुरक्षित नहीं है। ओम्स्क रिफाइनरी बहुत बड़ी है। वास्तव में यह रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, क्योंकि इसकी सालाना कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता 21 मिलियन मीट्रिक टन है। ये रिफाइनरी उन ईंधनों, लुब्रिकेंट्स और पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन में भी माहिर है जो यूक्रेन में रूसी सेना के लिए जीवन रेखा है। ये हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि रणनीतिक भी था। 40 दिन की इस मुहिम से पहले ओम्स्क रूस की 10 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी थी जहां यूक्रेन के ड्रोन नहीं पहुंचे थे। अब ऐसा नहीं है, और जब रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों की बात हो रही है तो अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं। रूस की 11 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से हर एक पर अब यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया है। यूक्रेन ने 10 में से बची हुई 2 सबसे बड़ी रिफाइनरियों को देखा, दोनों पर हमला किया और फिर एक अतिरिक्त हमला भी कर दिया। यूनाइटेड 24 मीडिया ने 7 जुलाई को ये खबर दी, जिसमें बताया गया कि ओम्स्क पर हमला उस सूची में आखिरी था जिसकी यूक्रेन को जरूरत थी। अन्य रिफाइनरियों पर भी 2026 के दौरान और 40 दिन की अभियान के दौरान हमले हुए हैं। किरीसी ऑयल रिफाइनरी, जो हर साल 21 मिलियन टन तक तेल प्रोसेस करती है, उस पर लगातार हमले होते रहे हैं। कोस्तोवो रिफाइनरी, जो हर साल 17 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है और 4.8 मिलियन टन पेट्रोल बनाती है, उस पर 2 जुलाई को जबरदस्त हमला हुआ, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा खत्म हो गया। रियाजिन रिफाइनरी में प्रोसेस होने वाले 17.1 मिलियन टन तेल का अब कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि मई में हुए हमले के बाद वहां का उत्पादन बंद हो गया है। पूरे वसंत और गर्मियों के दौरान यूक्रेन ने यारोस्लाव और वोल्गोग्राद दोनों रिफाइनरियों को निशाना बनाया, जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 15 मिलियन टन प्रति वर्ष है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी, जिसे उसकी रूस की राजधानी के करीब होने और उसके चारों ओर मौजूद एयर डिफेंस के कारण बाकी रिफाइनरियों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जून में 2 बार निशाना बनाई गई थी, जिससे 1.2 करोड़ टन रिफाइनिंग बंद हो गई थी। और इस सूची को पूरा करते हैं बाशनेफ्ट, नोवोइल, सिजरान, पर्म और नोवोकुइबिशेव्स्क रिफाइनरियां, जो मिलकर हर साल 3.78 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण करती हैं। रूसी तेल ऐसी दरों पर जल रहा है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। और भले ही यूक्रेन के रिफाइनरी हमले अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन 40 दिन की इस मुहिम ने इस स्थापित तथ्य पर जोर दे दिया है कि अब रूस की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप और हाइलाइट्स चाहते हैं? हमारे पास हैं। 40 दिन की इस मुहिम ने रूस की वायुसेना पर जबरदस्त असर डाला, क्योंकि यूक्रेन ने 1 दर्जन से ज्यादा विमान गिरा दिए। इन नुकसानों में 2 सू-35 फाइटर जेट भी शामिल थे, जो कि सू-57 को छोड़कर, जो यूक्रेन में शायद ही कभी इस्तेमाल होता है, शायद रूस के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माने जाते हैं। यूक्रेन ने रूस के रणनीतिक बॉम्बर बेड़े पर एक और हमले में एक Tu-95 एमएस को तबाह कर दिया। रूस द्वारा अपने ग्लाइड बॉम्बर मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई पुराने सोवियत युग के प्लेटफॉर्म भी यूक्रेनी ड्रोन के कारण गिर गए, जिनमें Su-24, Su-30 और Su-30SM शामिल है। यूक्रेन ने Il-39 ट्रेनर विमान की एक जोड़ी को भी मार गिराया, जिससे रूस के लिए अपने पायलटों को पुतिन उनसे जो करवाना चाहता है उसके लिए तैयार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। विमान हमलों के साथ साथ एयरफील्ड्स पर भी हमले होते हैं। बेलबेक, काम्स्काया, साकी, वार्डिस्का, एंगल्स और बागोरोवो सभी पर यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया। इनमें से कई जगहों के लिए ये पहली बार नहीं था जब इन जगहों पर हमला हुआ, जो दिखाता है कि रूस की वायु रक्षा कितनी कमजोर हो गई है। यही हमें हमारे अगले मुख्य बिंदु की ओर ले जाता है। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए 40 दिनों के अभियान के दौरान बुरा दौर रहा। यूक्रेन ने हर दिन एक वायु रक्षा प्रणाली या रडार को नष्ट करते हुए एक तेज अभियान शुरू किया, जिसने भविष्य में और भी हवाई हमलों के लिए रास्ता खोल दिया है। इनमें एक 92N6E मल्टी फंक्शन रडार शामिल था, जिसका अक्सर रूस की S-400 प्रणालियों द्वारा उपयोग किया जाता है। साथ ही एक नेबोयू रडार भी था। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों में कई पेंटसिर S2 और टोर M2 वायु रक्षा प्रणालियां खो दी। साथ ही एक पोल 21 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन भी नष्ट हो गया, जिसे यूक्रेन के ड्रोन को रास्ते से भटकाने में सक्षम माना जाता था। इस सब में एक मजेदार विडंबना है। वो हथियार जिन पर रूस यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए निर्भर है, वही इन ड्रोन का शिकार बन रहे हैं। इससे यह दिखता है कि इन प्रणालियों में से कई अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को ट्रैक करने में कठिनाई होती है। 40 दिन का अभियान रूस की वायु रक्षा की परेशानियों को और बढ़ा गया, जिनसे वह काफी समय से जूझ रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन की रेंज बढ़ी है, रूस खुद को अपनी वायु रक्षा को अपने क्षेत्र के और बड़े हिस्सों में फैलाने की कोशिश करता हुआ पा रहा है। रूस की वायु रक्षा एक रबर बैंड की तरह है, जो एक रूसी जनरल की फूली हुई कमर के चारों ओर खिंची हुई है। आखिरकार वह बैंड टूट जाता है और अब हम देख रहे हैं कि ये टूटने की घटनाएं हर जगह हो रही है। अब रूस की वायु रक्षा में बहुत बड़े छेद हैं। रूस के पास इतने सिस्टम नहीं है कि वह हर उस लक्ष्य की रक्षा कर सके जिसे यूक्रेन नष्ट करना चाहता है।
रूस घबराहट की स्थिति में है। यहाँ तक कि मास्को के चारों ओर बनी भारी किलेबंदी वाली वायु रक्षा रिंग भी भेदी जा रही है। क्रेमलिन प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की रक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणालियों को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे आगे और पीछे दोनों जगह और भी कमजोरियां पैदा हो रही है, जिसका यूक्रेन फायदा उठा सकता है। और अब 40 और सिस्टम और रडार खत्म हो गए हैं। पुतिन जानते हैं इसका क्या मतलब है। यूक्रेन के और ड्रोन सफल होंगे। हमारे पास आपके लिए एक और मुख्य खबर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्रीमिया के आसपास के पानी में रूस का शेडो फ्लीट ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। जुलाई भर में यूक्रेन ने काला सागर और अजोव सागर में शेडो फ्लीट के जहाजों पर एक के बाद एक हमले किए। ज्यादातर मामलों में यूक्रेन ने उन जहाजों को निशाना बनाया जो क्रीमिया को ईंधन और सामान की आपूर्ति कर रहे थे, जो उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, ताकि प्रायद्वीप को अलग थलग किया जा सके और पुतिन को मजबूर किया जा सके कि वह उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ छोड़ दे जिसे रूस ने 2014 में छीन लिया था। वह अभियान अभी भी जारी है। 29 जुलाई तक यूरोमैदान प्रेस ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने सिर्फ 3 हफ्तों में रूस के 201 जहाजों पर हमला किया है। 6 अगस्त को डिफेंस ऑफ यूक्रेन के एक्स अकाउंट से एक अपडेट आया। जुलाई महीने में ही यह संख्या बढ़कर 236 नावों और जहाजों तक पहुंच गई, जिनमें से अधिकांश हमले 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किए गए थे। अब यूक्रेन का दावा है कि उसके पास क्रीमिया के चारों ओर के पानी पर फायर कंट्रोल है। इस पर बहस करना मुश्किल है। रूस इन हमलों को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रहा है, जो उसकी क्रीमियाई जहाजरानी पर हो रहे हैं। यहाँ हमारे पास बड़ी मात्रा में रूसी उपकरण हैं, जिन्हें कबार में भेज दिया गया है। साथ ही सैनिकों को उनकी कब्रों में भेज दिया गया है। लेकिन यूक्रेन ने अपनी 40 दिन की मुहिम से वास्तव में क्या हासिल किया, हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप हमारी आने वाली चीजें मिस न करें। 40 दिनों के दौरान यूक्रेन ने क्या किया, यह देखिए। इसने युद्ध को वापस रूस में ला दिया, शायद पहले से कहीं ज्यादा। यह मौके मिलने पर किए गए यादृच्छिक हमलों की एक श्रृंखला नहीं थी। यूक्रेन ने यह सब योजनाबद्ध किया था। उसे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या, कहां और कब हमला करना है। उसने जो भी ड्रोन लॉन्च किया वह एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ आसमान में गया, जिसे अभियान शुरू होने से पहले ही तय कर लिया गया था। यूक्रेन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बल्कि वो एक ऐसे अभियान में पहल कर रहा था जिसे पुतिन पर अधिकतम दबाव डालने के लिए तैयार किया गया था। अभियान का वह पहलू बेहद प्रभावी रहा। अभियान के मध्य में द इकोनॉमिस्ट ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें यूक्रेन द्वारा रूस की वाइल्डबेरी सुविधाओं पर किए गए हमलों को कवर किया गया, जो एक और मुख्य बिंदु है जिसे हमने कवर नहीं किया था। आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा कि क्यों। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन अभियान ने उस कंपनी को कम से कम $2 अरब का नुकसान पहुंचाया है, जो मूल रूप से रूस की अमेज़न है, जिससे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले विक्रेताओं और खरीदारों दोनों पर दबाव बढ़ गया है। यूक्रेन ने अपने 40 दिनों के नरक तूफान के दौरान जो भी हमला किया, उसका उद्देश्य एक ही था। रिफाइनरियों पर हमला इसलिए किया गया ताकि रूसियों को ईंधन आसानी से न मिल सके। यही बात क्रीमिया के कब्जाधारियों और शैडो फ्लीट पर किए गए हमलों पर भी लागू होती है। यहाँ तक कि रूस के सैन्य उपकरणों पर किए गए हमले भी इस बात की याद दिलाते हैं कि वह युद्ध, जिसकी पुतिन ने कभी वादा किया था कि वह यूक्रेन की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा, अब रूस तक पहुंच चुका है। और यह रूस के लगभग किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ओम्स्क पर हमला इसका सबूत है। रूस के नेतृत्व पर इसका असर महसूस हो रहा है। जनता में असंतोष बढ़ रहा है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। क्रेमलिन के करीब एक पोलस्टर VCIM के अनुसार सरकार की नीतियों से संतुष्टि जनवरी में 45% थी, जो जून में घटकर 21% रह गई है। स्वतंत्र पोलस्टर लेवाडा के अनुसार पिछले एक साल में ऐसे लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है जो मानते हैं कि रूस गलत दिशा में जा रहा है। 17% से बढ़कर 35% हो गई है। बेशक रूस की सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचाना पहले भी प्राथमिकता थी और अब भी है, लेकिन इन 40 दिनों के हमलों का मकसद रूस की जनता को यूक्रेन द्वारा पहुंचाया गया मनोवैज्ञानिक नुकसान भी था। रूसी जमीन पर 40 दिनों में 100 से ज्यादा हमले कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह हर रूसी को साफ दिखने वाला हवा में लहराया गया एक चमकीला लाल झंडा है। उन्हें पता है कि उनके महान रक्षक पुतिन ने उन्हें निराश किया है। यूक्रेन के लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी का मामला है। मनोवैज्ञानिक युद्ध एक रणनीति है जिसे रूस ने आक्रमण के क्षण से ही अपनाया है। रूस के लिए इसका मतलब है यूक्रेनी शहरों पर लगातार हमले करना, जिसमें अक्सर आम नागरिक मारे जाते हैं या घायल होते हैं। सर्दियों के दौरान इसका मतलब यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड पर लगातार हमले करना भी था। यूक्रेन इतना पागल नहीं हुआ कि पुतिन और उसके गुर्गों की राह पर चल पड़े। ये आम नागरिकों पर सीधे हमले नहीं करता, लेकिन उसने ये तय किया है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति जायज है, क्योंकि रूस ने जो कुछ भी किया है और अभी कर रहा है उसके बाद ये उचित है। यूक्रेन का लक्ष्य है कि आम रूसी नागरिक के लिए जीवन असुविधाजनक बना दिया जाए और क्रीमिया में कब्जाधारियों के लिए तो जीवन पूरी तरह असहनीय बना दिया जाए। इसका इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं है जितना कि ईंधन की कमी, जिसने 40 दिन की इस मुहिम के दौरान पूरे रूस को झकझोर कर रख दिया है। यूक्रेन ने रिफाइनरियों और शेडो फ्लीट जहाजों पर सिर्फ इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो कर सकता था। उसका मकसद है कि रूसी पेट्रोल और डीजल
कहीं भी जले, लेकिन रूसी वाहनों के अंदर नहीं। और अगर वह जल नहीं सकता तो उस ईंधन को इतनी कीमती चीज बनाना है कि उसकी कीमतें रूसी उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएं। जुलाई भर में यूक्रेन ने अपना लक्ष्य काफी हद तक हासिल कर लिया है। कुछ रूसी क्षेत्रों में, खासकर क्रीमिया में, पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो गई है। कतारें, जिनमें से कुछ कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं, रूस के पेट्रोल पंपों के बाहर आम नजारा बन गई हैं, क्योंकि ड्राइवर अब ऐसे पंपों की तलाश में हैं जहां अभी भी ईंधन उपलब्ध है। यूक्रेन के रिफाइनरी हमलों ने रूस के सामान्य रिफाइनिंग उत्पादन में लगभग 1/3 की कटौती कर दी है, जिससे यह स्तर 2002 के बाद पहली बार देखने को मिला है। यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है, यूक्रेन द्वारा 40 दिन की मुहिम के दौरान जिन सुविधाओं पर हमला किया गया वे रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 45% हिस्सा है। और दबाव अभियान के इस एक पहलू से ही रूस को पूरे 2026 के दौरान लगभग 13.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, ऐसा माना जाता है। यह सब असंतोष पैदा करने के लिए किया जा रहा है। खैर, गाड़ी चलाने की बात नहीं, ऐसे बहुत कम रूसी हैं जो ऐसा कर पाए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने पिछले 40 दिनों में जो किया है उसकी वजह से। रूस के लिए एकमात्र राहत की बात यह है कि गैसप्रोम नेफ्ट, जो देश की सबसे बड़ी ईंधन विक्रेताओं में से एक है, ने कथित तौर पर 13 रूसी क्षेत्रों में खरीद की सीमा हटा दी है, जहां उसे ईंधन की राशनिंग करनी पड़ी थी। ये कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता, खासकर अगर यूक्रेन अपने रिफाइनरी हमलों को बढ़ाने का फैसला करता है। लेकिन फिर भी बात फिर वही है, सब कुछ दबाव बनाने का है। द इकोनॉमिस्ट ने अपने साझा किए गए पोल नंबरों के साथ यह बात उजागर की, और की ने भी 4 जुलाई के एक लेख में यही बात कही, जहां उसने बताया कि अब रिकॉर्ड संख्या में रूसी चाहते हैं कि पुतिन अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई को समाप्त करे। इस आउटलेट का कहना है कि यूक्रेन स्थित पोलस्टर इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 9% रूसी ही युद्ध को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक उनका देश पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर लेता। सर्वे में शामिल 81% लोगों ने कहा कि वे लड़ाई का तुरंत अंत देखना चाहेंगे, खासकर इस बात को देखते हुए कि यह उन्हें और उनके देश को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस में जनमत का यह बदलना यूक्रेन के 40 दिन के अभियान के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है, लेकिन हम उस बड़ी और साफ दिख रही समस्या को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मकसद यह था कि 40 दिनों के लगातार दबाव के अंत तक पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जाए, और ऐसा नहीं हो पाया है। संभावना कम ही थी कि बहुत लोग, शायद खुद ज़ेलेंस्की भी, सच में यह मानते थे कि बंकरों में गहराई से छुपा वह साइकोपैथ शांति की घोषणा कर देगा। हालांकि यूक्रेन ने पूरे रूस में ठोस नुकसान पहुंचाया, और उसने ऐसे समय में पुतिन पर दबाव बनाए रखा जब उनके अपने देश में उनके आक्रमण के समर्थन में गिरावट आई है। यह यूक्रेन के लिए जीत है। आगे क्या होगा यह भी लगभग वैसा ही है जैसा अब तक होता आया है। पुतिन 40 दिनों के बाद भी बातचीत की मेज पर नहीं आए, इसलिए यूक्रेन अब एक नया अभियान शुरू करने जा रहा है। हम जारी रखेंगे। इन सभी बहसों में मत उलझो। 40, 50, 100 या 15 दिन, जो मायने रखता है वो है नतीजा। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस प्रक्रिया में कैसे प्रवेश करते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम इससे क्या हासिल करते हैं। मनचाहा परिणाम पाने के लिए हमें मजबूत होना होगा। ये राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव के शब्द है 40 दिन के अभियान के समापन पर। ये एक चेतावनी है। अगर पुतिन, उनके साथी और रूसी लोग सोचते हैं कि जो बुरा सपना उन्होंने अभी अभी झेला है वह सिर्फ 40 दिन की समय सीमा पूरी होने से खत्म हो गया है, तो वे गलत है। आसमान में बहुत कुछ है और हमला करने के लिए तैयार है। और अगर इसमें कोई शक था कि बुदानोव सच बोल रहे हैं, तो यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने उसे दूर कर दिया है। उन्होंने अपने हथियारों को बोलने दिया है। 6 अगस्त को यूक्रेन ने 2 और रिफाइनरी पर हमले किए, इस बार बाशनेफ्ट नोवोइल और स्लावनेफ्ट यानोस रिफाइनरियों पर। संदेश बिल्कुल साफ साफ दे दिया गया है। रूस भले ही 40 दिन की बमबारी से बच गया हो, लेकिन दबाव कम नहीं होगा। यूक्रेन पुतिन को बातचीत की मेज पर लाएगा, चाहे इसके लिए रूस की हर रिफाइनरी को जलाना पड़े। पुतिन ने 2026 की शुरुआत यह सोचकर की थी कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। उन्होंने अपने साथियों से झूठ बुलवाया था कि उन्होंने क्षेत्रीय बढ़त हासिल कर ली है, ताकि शांति वार्ता में उन्हें कुछ बढ़त मिल सके। वे दावा करते थे कि डोनबास कुछ ही महीनों में गिर जाएगा, और इस दावे को सहारा देने के लिए रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसे एक बफर जोन बनाने का मौका मिला ताकि सैनिकों और आपूर्ति को डोनबास के रक्षकों तक पहुंचने से रोका जा सके। एक साल में कितना फर्क आ गया है। अब रूस के पास दक्षिण नहीं है, बल्कि यूक्रेन के पास है। पिछले 7 महीनों में यूक्रेन ने एक ऐसा हमला किया है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, और उस हमले ने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल कर लिया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार है, जो कहते हैं कि यूक्रेन ने 2026 में चौंका देने वाले 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया है, और इस प्रक्रिया में पुतिन की साल भर की योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये साल वो होना था जब पुतिन द्वारा किया गया हर वादा आखिरकार सच हो जाता। रूसी प्रचारकों ने दुनिया से कहा था कि यूक्रेन अपने आखिरी दौर में है, कि उसका पतन होने वाला है, और पतन तो सच में होने वाला था, लेकिन रूस ही घुटनों पर आ गया, जिससे उसके 2026 के सारे प्लान चकनाचूर हो गए। यूक्रेन के हमले का पैमाना काबिले तारीफ है। जेलेंस्की के 12 अगस्त के ऐलान से पता चला कि यूक्रेन का ज्यादातर जवाबी हमला
दक्षिणी मोर्चे पर एक बड़े इलाके में हुआ, जो उस क्षेत्र तक फैला हुआ है जहां दनीप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया और डोनेट्स्क एक जगह मिलते हैं। कुल मिलाकर जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन ने अपनी जवाबी कार्रवाई का इस्तेमाल करके 26 बस्तियों को फिर से अपने कब्जे में लिया, जिन सभी को भविष्य में रूसी हमलों से बचाने के लिए मजबूत किया गया है। यह पुतिन के लिए एक अपमान है। यूक्रेन ने न केवल वो बफर जोन छीन लिया जिसे रूस बनाना चाहता था, और हम बाद में बताएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, बल्कि उसने रूसी सेनाओं को उन इलाकों से भी पीछे धकेल दिया जिन्हें वे सुरक्षित मानते थे। कब्जा कर लिया गया। यूक्रेन के पास कुछ भी करने का कोई मौका नहीं है। रूसी सेना की कथित ताकत पर एक बार फिर सवाल उठाए गए हैं, और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को संभालने के लिए पुतिन द्वारा तैनात किए गए सैनिक शानदार पलटवार के कारण एलेक्जेंड्रोका दिशा में बुरी तरह असफल हो गए हैं। यह सब यूक्रेन की योजना के अनुसार था। जैसा कि जेलेंस्की ने कहा, हमारा यह आक्रामक अभियान बिल्कुल योजना के अनुसार सटीकता के साथ चलाया गया, और रूस के लिए स्थिति और भी खराब हो गई। यूक्रेन के पलटवार के कारण रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे सैनिकों की सक्रिय कार्रवाइयों के कारण कब्जा करने वाली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जेलेंस्की ने बताया कि रूसी नुकसान कम से कम 9,550 सैनिकों के मारे जाने और 6,600 से अधिक के घायल होने के रूप में सामने आया। ये कुल मिलाकर 16,150 रूसी सैनिक हैं, जो सिर्फ मोर्चे के एक हिस्से में लड़ाई से बाहर हो गए। वह हिस्सा जिसे उन्हें डोनेट्स्क के खिलाफ गहरी आक्रामक कार्रवाई के लिए बचाव करना था। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन उन कुछ बस्तियों को कवर करती है जिन्हें यूक्रेन ने आजाद कराया है। इनमें याल्टा, जेलेनी हाई, टोवस्टर, नोवोहात्स्का और होरिश्चिव्स्का शामिल हैं। ये सभी 2025 से भारी रूसी गोलाबारी में रहे हैं और इन्हें खाली करा लिया गया है। रूसी घुसपैठियों ने इन बस्तियों के आसपास के इलाके में भी सफलतापूर्वक बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जिससे इन्हें रूसी प्रभाव से मुक्त करना और भी मुश्किल हो गया था। इनमें से कोई भी चीज यूक्रेन के सैनिकों को नहीं रोक पाई। इन किलेबंदियों के कारण हुई लॉजिस्टिक्स की जटिलताओं को दूर कर लिया गया, और यूक्रेन ने आसमान में रूस के टोही और FPV ड्रोन से निपटने के तरीके भी खोज लिए। जो हमने यहाँ देखा है वह पिछले 2 वर्षों में यूक्रेन द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा हमला है, और जापोरिजिया और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में उस जवाबी हमले ने रूस की सेनाओं को फिर से शुरुआत की स्थिति में पहुंचा दिया है। उनके पास यह इलाका था, उन्हें बस इसे संभाल कर रखना था। वे इसमें नाकाम रहे, और अब जिस काम को रूस ने पूरा करने में लगभग 1 साल लगा दिया था, उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। जबकि इस बार यूक्रेनी रक्षक पहले से कहीं बेहतर तैयार है। पुतिन गुस्से में है, और उन्हें होना भी चाहिए। आखिरकार ये मामला उनकी सेना के किसी बड़ी यूक्रेनी ताकत के सामने आत्मसमर्पण करने का नहीं था। उस बात को पुतिन कम से कम समझ सकते थे, भले ही वे उससे खुश न होते। लेकिन इसके बजाय यूक्रेन ने अपनी जवाबी कार्रवाई एक समझदारी भरी रणनीति के साथ की, जिसकी कल्पना पुतिन और उनकी सेना कभी नहीं कर सकते थे। इससे पुतिन और भी ज्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि एक बार फिर उन्हें चकमा दे दिया गया है, और ये सब एक अहम रूसी गलती से शुरू हुआ था। हमने बात की है कि रूस ने उन सभी बस्तियों पर फिर से कब्जा कर लिया था जिन्हें उसने खो दिया था, और उन 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जिसे यूक्रेन ने सफलतापूर्वक रूसियों से मुक्त करा लिया है। तकनीकी रूप से यह सही है, लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। रूस ने इस क्षेत्र पर इसलिए कब्जा बनाए नहीं रखा था कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में एक विशाल सेना भेज दी थी, जिसे मजबूत किया जा सके और आगे बड़े हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बजाय रूस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, यह दिखाने की कोशिश की कि उसके पास असल में जितना नियंत्रण है उससे कहीं ज्यादा है। बड़े मशीनी हमलों के बजाय रूस ने छोटे छोटे घुसपैठियों के समूह भेजे। कभी कभी एक यूनिट में सिर्फ 2 या 3 सैनिक ही होते थे, और उनका काम था चुपचाप मोर्चे के पीछे जाकर अपनी स्थिति बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुतिन के लिए अपने साथ झंडे ले जाना, ताकि वे यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करते हुए फोटो और वीडियो में दिख सके। झंडा गाड़ने का ऑपरेशन रूसी ताकत का प्रदर्शन होना था, जिससे पुतिन को फायदा मिलता, लेकिन इसके बजाय ये रूस की दक्षिणी विफलता की जड़ बन गया। इसका मकसद था सभी को, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, यह धोखा देना कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन पर उसका दावा असलियत से कहीं ज्यादा मजबूत है। गलत मत समझिए, रूसी सेनाएं वहां मौजूद थी, वे मोर्चा मजबूत कर रही थी, और उन्हें हटाना वाकई चुनौतीपूर्ण साबित होता। जो हमने देखा था वह रूस द्वारा दावा किए गए बड़े पैमाने पर कब्जा नहीं था, और यूक्रेन को यह शुरू से ही पता था। फरवरी में, और ठीक उसी समय जब यूक्रेन ने अपना जवाबी हमला शुरू किया था, यूक्रेन की दक्षिणी रक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा था कि यूक्रेन को ठीक ठीक पता था कि रूस क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार रूसी इकाइयां हुलिया, ओला और एलेक्जेंड्रोका दिशा में काम कर रही है। विशेष रूप से रूस की 29वीं सेना के संचालन क्षेत्र में टोही इकाइयां को 14 फरवरी से 24 फरवरी के बीच रूसी संघ के झंडे लगाने का कार्य सौंपा गया है। पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की वर्षगांठ से पहले व्लादिस्लाव वोलोशिन ने कहा, ये उजागर करते हुए कि रूस के दक्षिणी अभियानों ने पुतिन के प्रचार उद्देश्यों को उतना ही साधा जितना रूसी सेना की रणनीतिक जरूरतों को। ये रूस के लिए एक आम रणनीति बन गई है, क्योंकि उसके झंडा गाड़ने वाले अभियान पूरे मोर्चे पर हो रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है, और अक्सर उनका अंत एक ही तरीके से होता है। रूसी घुसपैठिए मोर्चे के पीछे पहुंचते हैं, झंडा गाड़ते हैं और फिर मारे जाते हैं।
संक्षेप में यही है जो पिछले 6 महीनों या उससे अधिक समय से यूक्रेन के दक्षिण में हो रहा है। लेकिन मामला इससे थोड़ा ज्यादा जटिल है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें रूसी सेना ने झंडा गाड़ा, फोटो खिंचवाई और फिर भाग गई। एक बार झंडा गाड़ने के बाद रूसी घुसपैठिए वही जम जाते हैं और समर्थन आने का इंतजार करते हैं। यूक्रेन ने भी इसे नोटिस किया और यहीं पुतिन को शर्मिंदा करने और इलाके के बड़े बड़े हिस्से वापस लेने का मौका मिला। हालांकि यूक्रेन ने वैसा बड़ा हमला नहीं किया जैसा रूस ने उम्मीद की होगी। 745 वर्ग किलोमीटर की आजादी की कहानी रोज रोज किए गए छोटे छोटे हमलों के बारे में है। इन सभी हमलों का मकसद रूसी नियंत्रण को धीरे धीरे कमजोर करना था। साथ ही यूक्रेन की जमीनी सेना को जितना हो सके यूक्रेन की जमीनी सेना को उतने कम खतरे में डालना था। यही यूक्रेन की रणनीति की असली खूबी है और यही वो आखिरी चीज थी जिसकी रूस ने उम्मीद की थी। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने एक साथ सब कुछ हासिल करने की कोशिश करने के बजाय रूसी मोर्चे में किसी कमजोरी की पहचान करता और अपनी सेना और मारक क्षमता उसी कमजोरी पर केंद्रित करता। रूसी कब्जाधारियों को अचानक हैरानी होती क्योंकि यूक्रेन की खोज कर तबाह करने वाले दस्तों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढा और उन पर हमला किया और फिर जमीन पर तैनात सैनिक आगे बढ़ते गए। रूसी या तो मारे जाते या खदेड़ दिए जाते। फिर यूक्रेन दोबारा तैयारी करता, अगली कमजोरी की पहचान करता और फिर से हमला करता। ये ऐसे है जैसे किसी जिक्सॉ पजल के टुकड़े बिछाकर एक और बड़ा छेद बनाना। और यूक्रेन ने अपनी रणनीति को बिना किसी गलती के अंजाम दिया। हमें ये सिर्फ इसलिए नहीं पता क्योंकि जेलेंस्की ने हमें ऐसा बताया। नक्शे सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं और वे दिखाते हैं कि रूसी सेना अलेक्जेंड्रोका और अन्य जगहों पर पीछे हट रही है। लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा और गहराई में जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम सुर्खियों के पीछे जाकर आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। यूक्रेन की रणनीति की चमक का एक दूसरा पहलू भी है। रूस का झंडा गाड़ना इसे यूक्रेन को उकसाने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता था ताकि यूक्रेन ऐसा हमला करे जिससे उसके और ज्यादा सैनिक और उपकरण नष्ट हो जाते। लेकिन यूक्रेन ने इस जाल में नहीं फंसा। उसने रूस को उसके झंडे वाले खेल खेलने दिए और खुद बहुत चुपचाप उस इलाके को रूस के प्रभाव से मुक्त करने के अपने काम में लग गया जिसे रूस ने अपने कब्जे में बताया था। हाँ, बीच बीच में कुछ घोषणाएं जरूर हुई। उदाहरण के लिए फरवरी के अंत में यूक्रेन ने 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कराने की सूचना दी थी, लेकिन ये रिपोर्टें हमेशा घटना के बाद ही आती थी। रूस को कभी पता नहीं चलता था कि यूक्रेन अगला निशाना क्या बनाएगा या कब बनाएगा, जिसका मतलब था कि उसे अपने घुसपैठियों को आने वाली चीजों के लिए तैयार करने का मौका कभी नहीं मिलता था। हम देखते हैं कि यूक्रेन ने कितना अच्छा किया, जो कि डीप स्टेट द्वारा जारी किए गए एक नक्शे से पता चलता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रदाता पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ने और पीछे हटने की निगरानी करता है। 12 अगस्त को इसने एक नक्शा प्रकाशित किया जो जेलेंस्की के सभी दावों को साबित करता है। आप वह हल्का नीला हिस्सा देख रहे हैं, वह सारा इलाका यूक्रेन की सेनाओं ने 2026 में रूसी नियंत्रण से मुक्त कराया है। डीप स्टेट उस एक ही नीले हिस्से के भीतर 19 अलग अलग बस्तियों को उजागर करता है, जिनमें से कई का हमने पहले भी जिक्र किया था, जैसे याल्टा और खेरसोनिव का। अन्य में वोरोनज, तेरनोका और रिबने शामिल हैं। ये सभी गांव वे हैं जिन पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन की रणनीति के चलते, जिसमें रूसी मोर्चों की कमजोरियों का धीरे धीरे फायदा उठाया गया, ये गांव यूक्रेन के नियंत्रण में आ गए। इस सब का एक और पहलू भी है। रूस अपनी आंखें मूंदे हुए है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस न केवल यूक्रेन की उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहा है, बल्कि वह यह दिखावा भी कर रहा है कि डी-रूसीकरण कभी हुआ ही नहीं। फिर से हम इसे नक्शों में देख सकते हैं। रूसी सैन्य ब्लॉगर रायबर वह दिखाते हैं जो रूस दावा करता है कि हो रहा है। उनके नक्शे पर लाल रंग वो है जिसे रूस अपने नियंत्रण में होने का दावा करता है, और आप देखेंगे कि अलेक्जेंड्रोव्का को लगभग पूरी तरह से रूसी बलों के नियंत्रण में दिखाया गया है। अब वापस डीप स्टेट के नक्शे पर आइए। जिस नीले हिस्से के बारे में हमने आपको बताया था, वो यूक्रेन के नियंत्रण में है। उस हिस्से से पश्चिम में कई किलोमीटर दूर अलेक्जेंड्रोव्का है, ठीक 23 किलोमीटर दूर, पूरी तरह से अछूता। शायद कभी कभी कोई घुसपैठिया इकाई ही आगे बढ़कर मोर्चे के पार पहुंच पाई हो। यह वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, जो रूस इसलिए करता है ताकि ऐसा लगे कि वह यूक्रेन में असलियत से कहीं बेहतर कर रहा है। एक नक्शा पूरी तरह से नियंत्रण दिखाता है, दूसरा नक्शा यूक्रेनी मोर्चा उस बस्ती से कई किलोमीटर दूर दिखाता है जिसके बारे में रूस दावा करता है कि वह उसके कब्जे में है। यहाँ युद्ध के मैदान में एक बड़ा अंतर है। रूसी कहानी की टक्कर हकीकत से हो गई है, और हकीकत ये है कि अलेक्जेंड्रोव्का पर कब्जा नहीं हुआ है। रूस ने 2026 में यूक्रेन के 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खो दिया है, और वह अंतिम हमला जो यूक्रेन को पूरी तरह ठप करने और डोनबास के पतन का कारण बनने वाला था, वह घुटनों पर है। ये असंतुलन सीधे क्रेमलिन तक जाता है, और हमने इसे इस साल कई बार होते हुए देखा है। उदाहरण के लिए पुतिन की वह सार्वजनिक और राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित बैठक ले जो उन्होंने 3 जुलाई को रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव के साथ की थी। उस बैठक में गेरासिमोव ने खूब झूठी बातें की थी। लाखों रूसी दर्शकों के सामने जनरल ने पुतिन से कहा कि रूस ने 1 जनवरी से अब तक 133 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है, जिसका मतलब है कि लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसमें से 636 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सिर्फ जून महीने में ही कब्जा किया गया है। अलेक्जेंड्रोव्का और हुल्योपोल में तेजी से बढ़त हो रही थी। गेरासिमोव ने पुतिन से कहा,
और उसी दिन बाद में यह दावा किया गया कि अलेक्जेंड्रोका गिर चुका है, लेकिन ये सब झूठ था। जैसा कि क्यू पोस्ट ने बताया है, उस समय अलेक्जेंड्रोका से सबसे नजदीकी रूसी सैनिक, जो शायद घुसपैठिए थे, 15 किलोमीटर दूर थे। और फिर से जो डीप स्टेट मैप हमने पहले साझा किया था वही इसे साबित करता है। रूस हर सेक्टर में आगे बढ़ने का दावा करता है और ये दावे तब भी करता है जब यूक्रेनी हमले उसकी सेनाओं को पीछे धकेल रहे हैं। 30 जून की एक रिपोर्ट में RIA रूस ने यही बात कही थी, वो भी गेरासिमोव के गलत दावों से पहले। इस मीडिया आउटलेट ने कहा कि यूक्रेन में जंग के मैदान की हकीकत पर पुतिन का आकलन पहले से कहीं ज्यादा सच्चाई से अलग हो गया था। पुतिन अब रूस की प्रगति को जानबूझकर या अनजाने में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने तक सीमित रह गए थे। आउटलेट ने बताया कि कॉन्स्टेंटिनोवका में पुतिन ने दावा किया कि रूस इस बस्ती के 96% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। एक बार फिर वह गलत थे। कॉन्स्टेंटिनोवका अभी भी कायम है और रूस को पुतिन के दावे जितने नियंत्रण के करीब भी पहुंचने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रूस के नेता से हकीकत दूर हो गई है। वो कल्पनाओं में खोए हुए हैं, या तो झूठ बोलकर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं या फिर खुद को उन जनरलों द्वारा जानबूझकर गुमराह होने देते हैं जो उन्हें वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमने 745 वर्ग किलोमीटर खो दिए हैं और हम कहीं भी पास नहीं है। अलेक्जेंड्रोका का नाम लेना आपकी रैंक और पद खोने का पक्का तरीका है। 2026 के दौरान यूक्रेन के हमले ने हकीकत का कड़वा स्वाद चखा दिया है, भले ही पुतिन इसे नजरअंदाज करना चाहे। ये स्वाद कितना कड़वा है देखिए। 1 अगस्त की एक रिपोर्ट में जो रूस के हमले पर थी, युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने फरवरी से जुलाई 2026 के बीच रूस की क्षेत्रीय उपलब्धियों की तुलना पिछले साल की उपलब्धियों से की। आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 रूस के लिए कितना खराब रहा है और यूक्रेन की आक्रामक रणनीति कितनी प्रभावी हो गई है। फरवरी 2025 में रूस ने यूक्रेन के 354.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया था। 2026 में ये घटकर 122.74 वर्ग किलोमीटर रह गया। मार्च में ये आंकड़े 203.74 से घटकर 23.04 वर्ग किलोमीटर रह गए। गर्मियों का मौसम रूस के लिए और भी बुरा रहा है। जून में रूस ने 30.02 वर्ग किलोमीटर और जुलाई में 37.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, जबकि 2025 में इन्हीं महीनों में ये आंकड़े क्रमशः 481.87 और 455.74 थे। आपने शायद देखा होगा कि हमने अप्रैल और मई को छोड़ दिया। इसका कारण ये है कि इन महीनों में कुछ खास था। रूस ने दोनों महीनों में सक्रिय रूप से क्षेत्र खोया। अप्रैल में रूस 116.01 वर्ग किलोमीटर और मई में 281.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घाटे में रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि यही वे 2 महीने थे जब यूक्रेन का जवाबी हमला वास्तव में तेज होने लगा। संदर्भ के लिए रूस ने 2025 में उन्हीं 2 महीनों के दौरान मिलाकर यूक्रेन के 700 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये रूस के लिए हकीकत है। वो साल जिसे यूक्रेन के पतन का साल माना जा रहा था, उसने इसके बजाय ये दिखा दिया है कि रूस की बढ़त कितनी कमजोर हो गई है और यूक्रेन की आक्रामक रणनीति कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। कमजोर होने की बात करें तो रूस इसलिए प्रगति करने में असफल नहीं हो रहा है क्योंकि वह कम सैनिक भेज रहा है जो यूक्रेन की रक्षा के खिलाफ खुद को झोंक दे। यह ऐसा मामला नहीं है कि वह साल के बाद के समय में एक मजबूत हमले की तैयारी के लिए पीछे हटकर अपनी ताकत बढ़ा रहा हो। हमें यह बात हताहतों की संख्या से पता चलती है। 3 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस ने 2026 के पहले 7 महीनों में 2,25,500 हताहत झेले हैं। हम थोड़ा सा गणित कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ISW अपनी रिपोर्ट में जिस अवधि की चर्चा करता है उसके लिए इसका असली मतलब क्या है। सबसे पहले हम जनवरी के हताहतों को हटा देते हैं, जो अल जजीरा के अनुसार 31,680 है, जिससे हमें फरवरी से जुलाई के बीच 1,93,820 हताहत मिलते हैं। अगले कदम में हम उस अवधि के लिए रूस की बढ़त को जोड़ते हैं। ISW के अनुसार ये असल में बढ़त है ही नहीं। इस 6 महीने की अवधि में रूस ने वास्तव में 183.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया है। खैर, यह अप्रत्याशित था, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि यूक्रेन का आक्रमण कितना प्रभावशाली रहा है। ठीक है, चलिए एक अलग तरीका आजमाते हैं। हम रूस के प्रति दयालु रहेंगे और घुसपैठ को भी बढ़त मान लेंगे। भले ही किसी बस्ती में 1-2 सैनिक चुपके से भेज देना उस बस्ती पर दावा करने से बहुत दूर है। घुसपैठ को शामिल करने के बाद भी फिर से ISW के आंकड़ों के अनुसार रूस ने 379.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया है। तो रूस के लिए इस सबसे अच्छे हालात में भी उसने फरवरी से जुलाई के बीच यूक्रेन में हर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 510.25 सैनिक गंवाए हैं। ये वर्चस्व नहीं है, ये एक आपदा है, एक सच्चाई जिसे पुतिन स्वीकारना नहीं चाहते, वो भी सबसे अच्छे हालात में। और सबसे बुरे हालात में रूस ने सक्रिय रूप से क्षेत्र खोने के लिए 1,93,000 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी है। साल की शुरुआत में रूस की सारी धमकियों के बावजूद कोई भी यकीन नहीं करता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है।
और इसका रूस के लिए क्या मतलब है वो ये है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में खासकर नीप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया और डोनेट्स्क के संगम वाले इलाके में क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने की जो पूरी वजह थी वो थी डोनेट्स्क हमले को समर्थन देने के लिए एक बफर जोन बनाना। विचार सीधा था, एक ऐसा बफर बनाना जो यूक्रेन को डोनेट्स्क में सैनिक और आपूर्ति भेजने से रोक सके, साथ ही यूक्रेन को दक्षिण में अपने सैनिकों की बलि देने के लिए मजबूर करना, जिन्हें वह डोनेट्स्क किलेबंदी क्षेत्र में लड़ाई के लिए रखना चाहता था। सिद्धांत रूप में तो ठीक है, लेकिन जब आपकी योजना घुसपैठ पर निर्भर करती है और वह यूक्रेन की शानदार धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति से टकराती है तो सब कुछ बिखर जाता है। बफर टूट चुका है और इसके असर डोनेट्स्क में महसूस किए जा रहे हैं। रूस को अब तक किलेबंदी बेल्ट को लगभग पंगु बना देना चाहिए था। यह व्लादिमीर पुतिन के अनुसार था, जिन्होंने ओब्लास्ट पर कब्जा करने और आखिरकार डोनबास को सुरक्षित करने के लिए सितंबर की समय सीमा तय की थी। रूस के पास चमत्कार करने और यह सब हासिल करने के लिए लगभग 2 हफ्ते बचे हैं, क्योंकि वह अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने के करीब भी नहीं है। बाकी किले की तो बात ही छोड़िए। वैसे डोनेट्स्क की समय सीमा अब दिसंबर है, वो भी नहीं होने वाला। तो अब क्या होने वाला है? अब पुतिन के सामने अलेक्जेंड्रोका जैसी समस्या है, क्योंकि रूस को 2026 में यूक्रेन के हाथों खोए गए 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को फिर से हासिल करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन रूस उस क्षेत्र को जमीन पर वापस नहीं ले सकता। यूक्रेन ने किलेबंदी कर रखी है और पुतिन की सेनाएं मुख्य रूप से डोनेट्स्क पर केंद्रित है, जबकि दक्षिण में उसका हमला सीमित है। तो जो हम शायद 2026 के बाकी समय में देखेंगे वह यह है कि रूस दक्षिण में यूक्रेन को कमजोर करने के लिए हवाई हमलों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, शायद बाद में आगे बढ़ने के प्रयास की तैयारी के तौर पर। असल में यह तरीका पहले ही शुरू हो चुका है। 2 जुलाई को प्रावदा ने रिपोर्ट किया था कि रूस ने अलेक्जेंड्रोका पर 7 हवाई बम गिराए, जिससे 50 घर तबाह हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। रूस, ये तो बड़ा अजीब तरीका है उस बस्ती के साथ पेश आने का जिसे आप एक दिन बाद कब्जा करने का दावा कर रहे थे। ये तो हताशा है। रूस को अपनी हवाई रणनीति पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब वह अलेक्जेंड्रोका के इतना करीब नहीं है कि तोपखाने से उस पर ठीक से हमला कर सके या जमीनी हमला कर सके, और ये सब यूक्रेन की वजह से है। अपने क्षेत्र के 745 वर्ग किलोमीटर को मुक्त कराना पुतिन प्रचारक के लिए तो नुकसानदेह था, लेकिन यह पुतिन असफल रणनीतिकार के लिए पूरी तरह से घातक साबित हुआ। अब रूस केवल हवाई हमले ही कर सकता है, और शायद एक ऐसा देश है जिसे इस बारे में कुछ कहना है। पोलैंड इसमें दखल देने के कगार पर है। 2026 में रूस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रूस को आप पर पहले हमला न करने दे, पहलकदमी करे और रूसी खतरे को खत्म कर दे, इससे पहले कि उसे आपको कोई नुकसान पहुंचाने का मौका मिले। एक ऐसी दुनिया में जहां निरोधक क्षमता 21वीं सदी की शुरुआत से कम प्रभावी लगती है, पहले हमला करना खुद पर हमला झेलने से बेहतर है। कम से कम यही जर्मनी का नया तरीका है। एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले में जर्मनी ने अपनी जासूसी एजेंसी को यह अधिकार दे दिया है कि वह रूस पर हमला कर सकती है इससे पहले कि रूस जर्मनी पर हमला करे। पूर्व रोकथाम हमले शुरू किए जाने वाले हैं, लेकिन इन हमलों में मिसाइलें और बम शामिल नहीं होंगे। इसमें जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को दिए गए नए अधिकार शामिल होंगे। सबसे अच्छा ड्रोन वो है जो कभी उड़ान न भरे और जर्मनी को धमकी न दे सके। ये बात जर्मन बुंडस्टाग की संसदीय नियंत्रण समिति के अध्यक्ष मार्क हेनरिचमैन ने कही। एक महत्वपूर्ण मतदान से पहले जो ये तय करेगा कि क्या जर्मनी की कैबिनेट अपनी खुफिया एजेंसियों को नए अधिकारों का एक समूह देगी। कुछ घंटे बाद मतदान हो चुका था। कैबिनेट द्वारा नया कानून पारित कर दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हेनरिचमैन ने कहा था कि होना चाहिए। जर्मनी ने खुद को रूस पर पहले से हमला करने की शक्ति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया था, बल्कि हमेशा इंतजार करने और उन हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों का जवाब देने के बजाय जो पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही बर्लिन के खिलाफ अपनाई है। रॉयटर्स उन पहले मीडिया संस्थानों में से था जिसने इस खबर की रिपोर्ट की थी। 12 अगस्त की एक रिपोर्ट में उस मीडिया संस्थान ने खुलासा किया कि जर्मनी की कैबिनेट ने एक विधेयक पारित किया है जो देश की खुफिया एजेंसियों को विदेशी दुश्मनों द्वारा योजनाबद्ध अभियानों को बाधित करने के लिए संचार को हैक करने की शक्ति देता है। इस विवादास्पद कदम से BND और BFV दोनों को, जो जर्मनी की प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं, डिजिटल संचार तक कहीं अधिक व्यापक पहुंच मिलती है। साथ ही पहले से कहीं अधिक डेटा इकट्ठा करने की क्षमता भी मिलती है और रॉयटर्स के अनुसार हमलों को नाकाम करने के लिए सक्रिय अभियान चलाने की अनुमति भी मिलती है। इससे पता चलता है कि जर्मनी सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करेगा ताकि वह उसे दिखाकर कह सके, देखो रूस क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि सच कहे तो ये सब रूस के बारे में ही है। इस नए कानून का मतलब ये लगता है कि जर्मनी की खुफिया एजेंसियां सक्रिय रूप से हैकिंग और तोड़फोड़ रोधी कार्रवाइयां कर सकती हैं ताकि उन योजनाओं को हकीकत में बदलने से रोका जा सके। ये एक क्रांति है और जर्मनी के खुफिया एजेंसियों के इस्तेमाल के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव है। देश के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट ने मतदान के बाद घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम खुद को प्रतिस्पर्धी बनाएं और दुनिया भर की हमारी साझेदार खुफिया एजेंसियों के साथ बराबरी पर खड़े हों। इसके लिए संचालनात्मक क्षमताओं और कार्रवाई करने के अधिकारों की आवश्यकता है।
ताकि आधुनिक राज्य आतंकवाद और चरमपंथी समूहों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। डोब्रिंट ने आगे कहा, हालांकि आगे बढ़ने से पहले इसमें एक चेतावनी है। जैसा कि गार्जियन ने जर्मनी के ताज़ा फैसले पर अपनी रिपोर्ट में बताया है, ये जर्मन सरकार है जिसने नए मसौदा कानून को अपनी मंजूरी दी है। उस कानून को आधिकारिक जर्मन नीति बनने से पहले अभी भी संसद में पूर्ण संसदीय मतदान से गुजरना होगा। यह एक अड़चन बन सकता है क्योंकि जर्मनी में इस कदम के लिए समर्थन पूर्ण नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने क्यों, ऐसा भी नहीं है कि यह मसौदा कानून अचानक ही आ गया हो। जर्मनी काफी समय से अपनी खुफिया सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सबसे पहले पैसे का सहारा लिया। 2026 के लिए बीएनडी का बजट पहले ही बढ़ाकर 1.73 अरब डॉलर कर दिया गया है और मर्ज बीएनडी पर एआई और चेहरा पहचान तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ी पाबंदियों को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। एक एक करके सुरक्षा उपायों को कम किया जा रहा है। मसौदा कानून खुद भी कुछ समय से तैयार किया जा रहा है। 17 फरवरी को पॉलिटिको ने जर्मनी द्वारा अपनी खुफिया सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में रिपोर्ट दी थी। आंतरिक दावों के बीच कि इन सेवाओं को कुछ हद तक स्वायत्तता हासिल करनी चाहिए ताकि जर्मनी केवल अमेरिका और अपने यूरोपीय सहयोगियों पर जानकारी के लिए निर्भर न रहे। जैसा कि हेनरिक मान ने उस समय बताया था, हम अमेरिकियों के साथ करीबी सहयोग में काम करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी हो भविष्य में अगर वह यूरोपीय साझेदारों के बिना अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है तो हमें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। तो यह नया कानून सिर्फ पूर्व निरोधक कदमों को मंजूरी देने के बारे में नहीं है, ये जर्मनी के उन कदमों के बारे में है जो उसे उठाने चाहिए ताकि अगर अमेरिका अपनी खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दे तो उसकी पूरी खुफिया एजेंसी व्यवस्था ध्वस्त न हो। हमारे पास नए कानून की बुनियादी जानकारी है, लेकिन अब तक हमारी समझ के अनुसार इसमें जो नई शक्तियां परिभाषित की गई हैं वे ये हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को यह अधिकार होगा कि जैसे ही वे किसी साजिश का पता लगाए वे कई तरह के कदम उठा सके। ये कदम साजिश के स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अपराधियों और उनके समर्थकों को उजागर करना एक तरीका है जिसे ये एजेंसियां अपना सकती हैं। ये विकल्प तब चुना जा सकता है जब साजिश से किसी तरह का नुकसान होने की संभावना न हो और जर्मनी इसका इस्तेमाल जो भी उस योजना के पीछे हो उसके खिलाफ भू राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कर सके। रूस अन्य विकल्पों में उन लोगों की संपत्ति को नष्ट करना शामिल हो सकता है जिन्हें साजिश का हिस्सा माना गया है। हमले से पहले बनाए गए विस्फोटकों के साथ छेड़छाड़ करना या यहाँ तक कि हमले की कोशिश के बाद शामिल लोगों को झूठी जानकारी देना, जिससे जर्मनी के विरोधियों की खुफिया सेवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। पॉलिटिको जोड़ता है कि इसके लिए एक मुख्य सुरक्षा उपाय यह है कि जर्मनी द्वारा तय की गई कोई भी प्रतिक्रिया सीधे उस मूल घटना से जुड़ी होनी चाहिए जिसे वह उजागर करता है और वह किसी की शारीरिक सुरक्षा या जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। रॉयटर्स कुछ और विवरण प्रदान करता है, यह जोड़ते हुए कि नया मसौदा कानून नए नियमों के एक सेट का प्रस्ताव करता है जो जर्मनी की खुफिया सेवाओं को राज्य संचालित सॉफ्टवेयर स्थापित करने की अनुमति देगा जो ऑनलाइन खोजों को ट्रैक करता है और दूर संचार निगरानी को सक्षम बनाता है। नई कानून के तहत कई प्रकार की संस्थाओं जैसे टेलीकॉम कंपनियां, परिवहन ऑपरेटर, वित्तीय मध्यस्थ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी आदेश दिया जा सकता है कि वे आदेश मिलने पर जानकारी सौंप दे। ये सब कुछ जर्मनी की खुफिया सेवाओं को वो सब करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा जो जर्मनी चाहता है। पहले वार करो, जोरदार वार करो और किसी भी विदेशी दुश्मन की योजनाओं को नाकाम कर दो। हालांकि आप ये सब सुन रहे होंगे और शायद आपको लग रहा हो कि ये नया कानून कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। खुफिया सेवाओं की शक्तियों का विस्तार करना एक बात है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन सर्च और टेलीकॉम रिकॉर्ड्स तक लगभग पूरी छूट देना संभावित रूप से निजता का उल्लंघन है। कुछ लोगों के लिए यह बहुत आगे बढ़ा हुआ कदम माना जा सकता है। अगर आपकी यही राय है तो आप अकेले नहीं होंगे। हमने बताया था कि जर्मनी का नया मसौदा कानून अभी भी संसद में पूर्ण मतदान से पारित होना बाकी है और यह एक बाधा हो सकती है। इसका कारण यह है कि इस खास कानून के लिए समर्थन सर्वसम्मति से नहीं है। DW बताता है कि जर्मनी की नागरिक अधिकार सोसाइटी इस मसौदा कानून के कई पहलुओं को असंवैधानिक मानती है, खासकर जब बात आती है उन व्यापक निगरानी शक्तियों की जो जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को मिलने वाली है। विशेष रूप से इन एजेंसियों को सार्वजनिक और निजी वीडियो निगरानी तक रियल टाइम में पहुंच देना एक समस्या है, ऐसा समाज के विशेषज्ञ काई डीटमैन का कहना है। ऐसी व्यापक दखल अंदाजी के लिए कोई पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं नहीं है जो सबसे ज्यादा अनगिनत निर्दोष लोगों को प्रभावित करती हैं। डीटमैन इस कानून के बारे में कहते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जर्मनी की सुरक्षा सेवाओं को साइबर ऑपरेशंस और पहचाने गए खतरों के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाने की अनुमति देना खुफिया सेवाओं, पुलिस और सेना के बीच संवैधानिक सीमाओं को धुंधला कर देता है। क्लारा ब्यूनर भी यही बात कहती है, जो लेफ्ट पार्टी की घरेलू नीति विशेषज्ञ हैं और यह पार्टी मर्ज के गठबंधन के विपक्ष में है, क्योंकि अब खुफिया एजेंसियों को कई मामलों में प्रभावित लोगों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी
प्रभावी कानूनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। वह कहती है, इस कानून के जरिए जर्मनी की खुफिया एजेंसियों को बिना रोक टोक के काम करने देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं हैं। पॉलिटिको बताता है कि आमतौर पर जर्मनी के जासूसों पर आक्रामक सूचना एकत्र करने के अभियानों में सीमाएं रही हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जर्मनी पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे ताकि नाजी शासन के विशाल जासूसी नेटवर्क द्वारा किए गए दुरुपयोगों की पुनरावृत्ति न हो सके। जर्मनी और देश के बाहर कुछ लोगों के लिए यह नया कानून उन प्रतिबंधों से दूर जाने वाला एक खतरनाक कदम होगा जिन्होंने पिछले 60 से अधिक वर्षों से जर्मनी के जासूसों को नियंत्रण में रखा है। इस दावे के खिलाफ तर्क यह है कि अब 1940 का दशक नहीं है। जर्मनी अब वह देश नहीं है जो नाजियों के समय था, और यह तर्क दिया जा सकता है कि अब यूरोप को भी नाजी आतंक जैसा ही खतरा झेलना पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह खतरा पुतिन और उनके साम्राज्यवादी रूस से आ रहा है। यही तर्क हेनरिक मान ने वोटिंग से पहले दिया था। उन्होंने जर्मनी के जेड टीवी से कहा था, हमें सच में अपनी एजेंसियों को सक्षम बनाना होगा ताकि हम रूस में हमले वाले ड्रोन या उसे बनाने वाली फैक्ट्री को पंगु बना सके और बंद कर सके, इससे पहले कि वह जर्मन हवाई अड्डे या जर्मनी में लोगों के जीवन और सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। फिर भी अभी भी कई बाधाएं पार करनी बाकी है। क्या मसौदा कानून उन बाधाओं को पार कर पाएगा? ऐसा बहुत संभव लगता है। मर्ज की गठबंधन पार्टी, जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन और सोशल डेमोक्रेट पार्टीज शामिल है, जर्मनी की संसद में बहुमत रखती है। जब वह संसद अपनी छुट्टियों के बाद सितंबर की शुरुआत में लौटेगी तो इन तीनों पार्टियों के अपने सामूहिक वोट से विपक्ष के बावजूद इस बिल को पारित कराने की उम्मीद है। DW यहाँ तक कहता है कि इस अगली वोटिंग को केवल एक औपचारिकता माना जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम कुछ निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि जर्मनी के जासूस जल्द ही कई नई शक्तियां लेकर आने वाले हैं। हालांकि सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत पहली बार में ही क्यों पड़ी? हम आपको बिल्कुल सही वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये है मिलिट्री शो और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ मिलेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 1 सेकंड निकालकर बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। तो हम जर्मनी द्वारा अपने जासूसों को दी जा रही नई शक्तियों को पूर्व निवारक कह रहे हैं। ये बात उस मायने में सही है कि ये शक्तियां जासूसों को चल रही योजनाओं से निपटने के दौरान क्या करने की अनुमति देती हैं। हालांकि हम यह भी तर्क कर सकते हैं कि रूस के साथ अपने व्यापक संघर्ष और उस देश के लगातार हो रहे हाइब्रिड हमलों के संदर्भ में जर्मनी का नया कानून बिल्कुल भी पूर्व निवारक नहीं है। हम लाइप्जिग हवाई अड्डे की ओर बढ़ते हैं। 4 अगस्त की रात को एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को उस हवाई अड्डे पर मंडराते हुए पाया गया और उसे विमानों के बीच उड़ते हुए देखा गया। इस खोज के कारण एक रनवे को बंद करना पड़ा क्योंकि जर्मनी ने ड्रोन को संभालने के लिए एक बम निष्क्रिय करने वाला रोबोट भेजा। फिर कहानी में एक और मोड़ आया। रूसी ड्रोन यूं ही किसी साधारण विमान के बीच नहीं उड़ रहा था, वे यूक्रेनी एंटोनोव मालवाहक विमान थे। इसका मतलब साफ था, एक रूसी ड्रोन मिला था और ऐसा लग रहा था कि वह रनवे पर किसी यूक्रेनी विमान को नष्ट करने के लिए घात लगाए पड़ा था। कम से कम उसे रनवे के पास इस मकसद से रखा गया था कि वह जर्मनी के लिए एक खतरे के रूप में काम करे। इस बार ड्रोन ने कुछ नहीं किया। अगली बार खैर, हमने अभी साबित कर दिया है कि हम आपके हवाई अड्डे में ड्रोन पहुंचा सकते हैं। गृह मंत्री डोब्रिंट ने इस घटना के बाद खतरे के एक नए स्तर की चेतावनी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके पीछे रूस है, बल्कि उन्होंने दावा किया कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है। हर कोई जानता था कि उनका मतलब क्या था और 10 अगस्त को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि उनका मानना है कि लीप्जिग में ड्रोन घटना के पीछे रूस था। जर्मन समाचार पत्र बिल्ड ने भी दावा किया कि घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को घटना स्थल पर DNA के निशान मिले जो जुलाई 2024 में DHL के जरिए उसी हवाई अड्डे पर भेजे गए एक आगजनी बम से लिए गए नमूने से मेल खाते थे। ऐसा लगता है कि इसकी स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह तथ्य कि आगजनी की यह कोशिश हुई भी थी और हाल ही में ड्रोन घटना भी हुई, यह एक बड़ा संकेत देता है कि जर्मनी अपनी जासूसी सेवाओं को नई शक्तियां क्यों दे रहा है। रूस का जर्मनी के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध तेज हो रहा है। डोब्रिंट ने भी यही बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हम हर दिन हाइब्रिड युद्ध का निशाना बन रहे हैं। जासूसी, तोड़फोड़, साइबर हमले या विदेशी शक्तियों द्वारा गुप्त ऑपरेशन जिनका उद्देश्य जर्मनी को अस्थिर करना या सीधा नुकसान पहुंचाना है, ये सब लगातार बनी रहने वाली हकीकत है। वह गलत नहीं है। हालांकि लाइप्जिग हवाई अड्डे पर हुई दोनों घटनाएं सबसे प्रमुख हो सकती हैं, लेकिन जर्मनी को जरूरत से कहीं ज्यादा हाइब्रिड युद्ध की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं की संख्या और पैमाना रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने और जर्मनी द्वारा उस देश का समर्थन करने के बाद जिसे पुतिन दबाना चाहते हैं, संयोगवश नहीं बल्कि लगातार बढ़ा है। यह जानकारी देश की घरेलू खुफिया एजेंसी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार है। बेशक उस एजेंसी की अपनी एक निश्चित पक्षपातिता है क्योंकि उस समय वह नई शक्तियों के लिए अभियान चला रही थी। हालांकि यह दावा निराधार नहीं है, आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म ने यूरोपीय देशों के खिलाफ की गई हाइब्रिड वॉरफेयर की बड़ी संख्या में घटनाओं की जांच की। इसने कहा कि सिर्फ 2025 में ही जर्मनी ने तोड़फोड़ के 320 प्रयास दर्ज किए।
हालांकि वो हमेशा यह पता नहीं लगा सका कि इन तोड़फोड़ के प्रयासों के पीछे कौन था। संभावना है कि इसकी खुफिया एजेंसियों को गहराई से जांच करने से पहले ही रोक दिया गया था। फिर भी एक साल में 320 की संख्या डोब्रिंट द्वारा बताए गए रोजाना खतरे के बहुत करीब है और यह संख्या केवल तोड़फोड़ तक ही सीमित है। साइबर हमले, ड्रोन घुसपैठ और अन्य प्रकार के हाइब्रिड युद्ध भी है जो रोजाना हमलों के दावे को आसानी से विश्वसनीय बना देते हैं। असल में अगर हम इसमें साइबर हमलों को भी जोड़ दें तो रोजाना कहना असल संख्या को बहुत कम करके बताना होगा। प्रति घंटे कहना ज्यादा सही होगा और हर कुछ मिनट में कहना तो और भी ज्यादा सटीक होगा। 12 मई की एक रिपोर्ट में यूरो न्यूज ने खुलासा किया कि जर्मनी ने 2025 में साइबर क्राइम के 3,34,000 मामले दर्ज किए, जिनमें से 2/3 या तो विदेश से आने की पुष्टि हुई थी या अज्ञात स्थानों से किए गए थे। डोब्रिंट ने बताया कि इन हमलों में से कई रूस से आए थे और उन्होंने एक बार फिर उस नए कानून की मांग की जिसे जर्मनी अब पारित करने के कगार पर है। यूरो न्यूज के अनुसार कुल मिलाकर इन साइबर हमलों से सिर्फ 2025 में ही लगभग 230 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ माना जाता है। ये आंकड़े उस हाइब्रिड खतरे की असली तस्वीर दिखाते हैं जिसका सामना अब जर्मनी कर रहा है। और ये खतरा इतना बड़ा है कि जुलाई में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि देश के गृह मंत्रालय ने जर्मनी की सुरक्षा स्थिति को अमूर्त खतरे के स्तर से उच्च खतरे के स्तर पर अपग्रेड कर दिया है। व्यवहार में इस अपग्रेड का मतलब है कि जर्मनी को हर समय हमले के खतरे का सामना करना पड़ सकता है और इन हमलों की योजनाएं अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। डोब्रिंट का दावा है। यहाँ हम जर्मनी के नए कानून के लिए उसका असली औचित्य देखते हैं। दशकों से उसकी खुफिया एजेंसियां बाधित रही हैं, जिससे उन्हें अपनी अधिकांश जानकारी के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा है। स्पष्ट है यह तरीका उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना जर्मनी को चाहिए। अगर ऐसा होता तो देश एक ही साल में 300 से अधिक तोड़फोड़ की घटनाएं और लाखों साइबर हमलों को दर्ज नहीं कर रहा होता और निश्चित रूप से वह बाद वाले के कारण 230 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। जर्मनी न केवल इन सब को रोकना चाहता है बल्कि अपराधियों को सक्रिय रूप से सजा भी देना चाहता है। इस तरह ये संदेश जाता है कि अब जर्मनी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बात इससे भी कहीं गहरी है। जब जर्मनी अपने यहाँ दर्ज हो रहे हाइब्रिड युद्ध के बढ़ते मामलों को देखता है तो वो सिर्फ रूस को डराने और मनाने की कोशिश करते हुए नहीं देखता। जर्मनी इसमें बढ़ोतरी देखता है और यह बढ़ोतरी रूस, जर्मनी और शायद पूरे यूरोप को उस रास्ते पर ले जा रही है जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध से कहीं बड़ा युद्ध हो सकता है। 2026 की शुरुआत में जर्मनी बहुत कुछ कह रहा था। जनवरी में यूनाइटेड 24 मीडिया द्वारा कवर की गई एक लीक रिपोर्ट जिसे जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया था, इसमें उल्लेख किया गया था कि बर्लिन को उम्मीद है कि यूरोप में मुख्य नाटो लॉजिस्टिकल हब होने के कारण वह रूसी हाइब्रिड युद्ध का शुरुआती बड़े निशानों में से एक बनेगा। इसके अलावा ये बढ़ता हुआ हाइब्रिड युद्ध भविष्य में किसी सैन्य टकराव की तैयारी के रूप में भी काम आ सकता है। दस्तावेज में कहा गया है कि नेटो के पूर्वी मोर्चे पर रूसी हमले के बाद जर्मनी को सशस्त्र ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइल हमले और यहाँ तक कि स्पेशल फोर्सेस के हमलों का भी सामना करना पड़ सकता है। सारांश में कहे तो जर्मनी को अब ये और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि युद्ध आने वाला है और ये युद्ध पुतिन शुरू करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन में हुआ था। जून तक आते आते भी जर्मनी की सैन्य कमान से चेतावनियां आती रही। देश के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टियन फ्रॉइडिंग पहले ही यह दावा कर चुके हैं कि नाटो के सभी 32 सदस्य इस बात से सहमत है कि रूस के पास इस दशक के अंत तक नाटो की जमीन पर बड़ा हमला करने की क्षमता हो सकती है। इससे जर्मनी और उसके सहयोगियों को 2029 तक की समय सीमा मिलती है कि वे ऐसे हमले के लिए तैयार हो जाएं और शुरुआती चरणों में रूस को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देना मददगार साबित होगा। कुछ महीने बाद जर्मनी के एक और प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल कार्स्टन ब्रॉयर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि रूस ने यूरोपीय हवाई सुरक्षा की जांच करने और नाटो की प्रतिक्रिया को परखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ब्रॉयर ने घोषणा की कि ग्रे जोन अभियान को और तेज किया जा रहा है और लिप्जिग हवाई अड्डे पर जो हुआ वह इसका एक आदर्श उदाहरण था। जर्मन जनरल ने आगे कहा कि रूस अपने परीक्षणों का इस्तेमाल भविष्य के संघर्ष के लिए अपनी रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। बर्लिन के शीर्ष सैन्य दिमाग इसे और ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते थे, मानो वे इसे छतों पर चढ़कर चिल्ला रहे हों। उनका मानना है कि युद्ध आने वाला है और रूस की हाइब्रिड रणनीति तो बस शुरुआत है। जर्मनी को समय आने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा और अपने क्षेत्र में जो कुछ अभी हो रहा है उससे निपटना एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर से बात वहीं आकर रुकती है जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, सिर्फ प्रतिक्रिया देना अब काफी नहीं है, ना ही केवल नाटो की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर रहना पर्याप्त है। जर्मनी के लिए एक पूर्व निरोधक दृष्टिकोण जरूरी है ताकि रूस को दिखाया जा सके कि वह बस यूं ही तनाव नहीं बढ़ा सकता और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर जर्मनी की संसद इस कानून को पारित कर देती है तो यह 2027 में किसी समय लागू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पुतिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो पीछे हटेंगे या और ज्यादा तनाव बढ़ाएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन ये अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि रूस ने नाटो के भालू को इतनी बार छेड़ा है कि अब वो भालू जाग चुका है और काटने के लिए तैयार है। केवल जर्मनी ही बड़े बदलाव नहीं कर रहा है, पोलैंड भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जो क्रेमलिन को उसकी जड़ों तक हिला देगा। वह कदम क्या है, आप हमारा वीडियो देखकर जान सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमें उम्मीद है कि आपको जर्मनी के नए जासूसी कानूनों का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आया है तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब क्यों न करें। हम हर दिन ऐसे वीडियो प्रकाशित करते हैं और देखने के लिए धन्यवाद।